डिजीज, चैप्टर का नाम है आपका एनिमल डिजीज। ओहो, एनिमल डिजीज, और हिंदी में इसको, चलो मार्कर चेंज करना पड़ेगा मुझे, मार्कर काम का नहीं है। देखिए, आपके चैप्टर का नाम है एनिमल डिजीज और हिंदी में इसको कहा जाएगा मानव रोग। हिंदी में कहा जाएगा इसको मानव रोग, मतलब मानव में होने वाली बीमारियां। देखिए, एनिमल का मतलब होता है मानव, चलो देखिए एनिमल डिजीज, एनिमल डिजीज से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो ध्यान से सुनो। डिजीज का मतलब होता है रोग, डिजीज का मतलब होता है बीमारी। पर्टिकुलर आपके बॉडी में बाहर से कोई भी इन्फेक्शन आया, उस इन्फेक्शन ने आकर आपके बॉडी में इन्फेक्शन कर दिया और आपको बीमारी हो गई, उसी बीमारी को हम नाम देते हैं डिजीज, या फिर उसी बीमारी को नाम देते हैं हम इन्फेक्शन डिजीज। देखो, डिजीज का मतलब क्या होता है, WHO के अकॉर्डिंग, WHO कहता है कि अगर एक इंसान तभी फिट होता है जब वो मेंटली फिट हो, जब वो सोशली फिट हो और जब वो फिजिकली फिट हो। अगर मेंटली, सोशली और फिजिकली अगर फिट ना होगा तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ बीमारी होगी। ठीक है, और वही बीमारी हमको पढ़नी है। क्लियर है? अब देखो, एनिमल डिजीज जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। मानव में जो बीमारियां होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक बीमारी को कहा जाता है ऐसी बीमारी जो जेनेटिक हो, जो जेनेटिक हो, जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक डिजीज। हिंदी में इसको कहा जाएगा आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज का मतलब क्या हो गया मैम, ऐसी बीमारियां जो बाय बर्थ हो, जो जन्म से हो, जो आपके शरीर में जन्म से बीमारियां हो, जन्म से हो, उनको क्या कहेंगे, उनको हम नाम देंगे जेनेटिक डिजीज। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरी होती है एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड का मतलब है आप क्यों बाय बर्थ ना हो, आपने एनवायरनमेंट से एक्वायर किए हो इन बीमारियों को। हिंदी में बोलेंगे इसको अर्जित रोग। मतलब ऐसी बीमारी जो बाय बर्थ ना हो, वो आपने कभी ना कभी एनवायरनमेंट से एक्वायर किए हैं। बाहर से कोई इन्फेक्शन आया है, कैसे ना कैसे उसको आपने बाहर से एक्वायर किए हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज होती है वो दो टाइप की होती है। देखो कौन कौन सी, एक साइड है इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस का मतलब है संक्रामक रोग, संक्रामक रोग। वो डिजीज जो बाहर से इन्फेक्शन आने से हुई है। कहने का मतलब क्या हो गया, ऐसी बीमारियां जिसमें बाहर से कोई भी इन्फेक्शन आया है, उसने आकर आपको डिजीज कर दी, उसको क्या बोलेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, और इन्फेक्शियस डिजीज में आपको क्या क्या पढ़नी है, सबसे पहली पढ़नी है आपको बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज वो बीमारी जो बैक्टीरिया से होती है, जो जीवाणुओं से होती है, उसको बोलते हैं हम बैक्टीरियल डिजीज। दूसरी वायरस डिजीज, वो बीमारी जो वायरस से होती है, जो विषाणुओं से होती है, उनको बोलते हैं हम वायरस डिजीज। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ डिजीज। प्रोटोजोआ डिजीज, वो बीमारियां जो प्रोटोजोआ से होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ डिजीज। ठीक है, अब प्रोटोजोआ क्या होता है, बैक्टीरिया की एक स्पीसीज होती है जिनको पैरासाइटिक नेचर में बोला जाता है बैक्टीरिया, उनको कहा जाता है प्रोटोजोआ। नेक्स्ट आता है यहां पर फंगल डिजीज, ऐसी बीमारी जो फंगस के इन्फेक्शन से होती है, फंगल डिजीज, या आप इनको क्या कह सकते हैं, कवक जनित बीमारी, जो कवकों से होती हैं। कवक क्या होते हैं, तो फंगस होते हैं। फंगस अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे एक मशरूम, मशरूम एक फंगस होता है। और दूसरी साइड आपको पढ़ने हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब है कि वो बीमारी जो किसी के इन्फेक्शन से नहीं हुई है, कुछ ना कुछ खराब केमिकल से हुई है, या हमारे बॉडी में कोई म्यूटेशन से हो गई हो, या हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होने से बीमारियां हो गई हो। मतलब इंटरनली कुछ हमारे बॉडी में कोई केमिकल आ गया हो और उस केमिकल से या कुछ खराब कोई हमारे बॉडी में हार्मोन बन गया हो, या कुछ खराब केमिकल सिक्रीट हो गया हो, वो बीमारियां, उनको बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग।
इतनी सारी जब बीमारियां पढ़ोगे आप, तब जाकर आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमें डिजीज जो होती हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहती हैं। एक साइड जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक का मतलब होता है आनुवंशिक, वो बीमारी जो बाई बर्थ हो, जो जन्म से ही हो, उसको बोलते हैं हम जेनेटिक। एक्वायर्ड का मतलब है जो बाई बर्थ ना मिली हो, कभी ना कभी हमने एनवायरनमेंट से उनको एक्वायर किया है। और एक्वायर्ड डिजीज दो टाइप की हो सकती है, या तो किसी खराब केमिकल के आने से हमारे बॉडी में कुछ म्यूटेशन या कुछ हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होने से हो सकती हैं, या कुछ बाहर से इन्फेक्शन, एज ए इन्फेक्शन कोई आया बाहर से, उसने आकर हमारे बॉडी में डिजीज कर दी, तो इनको इन्फेक्शियस बीमारी बोलेंगे। ठीक है, हो गया, इतनी आपको पढ़नी है। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, स्टार्ट करेंगे जेनेटिक डिजीज से। जेनेटिक क्या होती है, आनुवंशिक रोग जो बाई बर्थ हो, ऐसी बीमारियां जो बाई बर्थ हो। ठीक है, तो हमें जेनेटिक डिजीज में कौन कौन सी पढ़नी है, सुनो आप ध्यान से। सबसे पहली बीमारी लिख रही हूं मैं जेनेटिक डिजीज में, हीमोफीलिया। सबसे पहली है आपकी हीमोफीलिया या हेमोफीलिया। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहली बीमारी का नाम है हीमोफीलिया। ठीक है, देखो इस बीमारी को मैंने पढ़ा भी चुकी हूं मैं आप लोगों को। इस बीमारी को कहा जाता है रॉयल डिजीज। इस बीमारी का नाम होता है रॉयल डिजीज, इसे कहा जाता है शाही बीमारी। क्यों, क्योंकि मैम ये सबसे पहले रॉयल फैमिली में हुई थी। और कौन सी रॉयल फैमिली में, तो क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में। तो वो रॉयल फैमिली थी तो इसका नाम रॉयल डिजीज पड़ गया। अब इस बीमारी में होता क्या है, तो आपको ध्यान से सुनना है। इस बीमारी में आपके क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम इन क्रोमोसोम्स। और एक बात याद रखना, मैम ने पढ़ाया भी था कि जब जब हमारे क्रोमोसोम्स में दिक्कत होती है, तब तक हमें पढ़ाया था ना, क्रोमोसोम्स दो टाइप के होते हैं, ऑटोसोम, एलोसोम। अगर ऑटोसोम में प्रॉब्लम होएगी तो क्या होती है, जेनेटिक डिजीज। और अगर एलोसोम में प्रॉब्लम होती है तो मैम जेंडर ही चेंज हो जाता है या कुछ जेंडर में प्रॉब्लम आ जाती है। क्लियर है, तो इसमें क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम हो जाती है। और इस बीमारी का एक दूसरा नाम होता है, इसको बोलते हैं क्रिसमस फैक्टर। क्रिसमस फैक्टर क्यों बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले जिस इंसान में हुई थी, एक मतलब जर्मन के एक बंदा था जिसके अंदर हुई थी, सबसे पहले क्रिसमस के दिन इसकी 25 दिसंबर को इस हीमोफीलिया नाम दिया गया। तो इसको क्रिसमस फैक्टर नाम से भी कभी कभी पूछा जाता है। क्लियर है, और ये बीमारी एक जेनेटिक डिजीज होती है, मतलब आगे से आगे ट्रांसफर होने वाली बीमारी होती है। जेनेटिक का मतलब भी क्या होता है, आनुवंशिक रोग। क्लियर है, अब इस बीमारी में जब क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होती है तो होता क्या है, तो इस बीमारी में इंसान के शरीर में प्लेटलेट्स का निर्माण कम हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स इज डिक्रीज्ड। प्लेटलेट्स का निर्माण कम या बंद हो जाता है। अब प्लेटलेट्स ही नहीं बनी तो मैम प्लेटलेट्स का काम क्या बताया था आपने बताया था प्लेटलेट्स ब्लड क्लोट करवाती हैं, ब्लड का क्लोटिंग करवाती हैं। तो ऐसे इंसानों में क्या नहीं होगी मैम ब्लड में क्लोटिंग नहीं होगी। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, रुधिर का थक्का नहीं जमेगा और ब्लड का क्लोट नहीं होगा। तो मैम इसका मतलब क्या होगा कि जिस इंसान को चोट लगेगी और जिस इंसान में ये हीमोफीलिया होगा तो उस इंसान में ब्लीडिंग रुकेगी ही नहीं, बहुत ज़्यादा खून बह जाएगा। बहुत ज़्यादा खून बह गया तो उस इंसान का सारा ब्लड बाहर आ जाएगा और उस इंसान की क्या हो जाएगी, उस इंसान में क्या हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी या ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाएगा। तो वो इंसान क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट आपको याद रखना है। इसी को क्रिसमस फैक्टर डिजीज कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जिस इंसान में हुई थी तो इस बीमारी के बारे में सबसे पहले 25 दिसंबर को पता लगा, क्रिसमस के दिन पता लगा। तो इसको क्या बोल दिया हमने, तो हम आबिद इमाम, मैंने आपका नाम ले लिया है। ठीक है, साउंड सही नहीं आ रही है, एक सेकेंड, साउंड तो सही है यहां से, बिल्कुल ओके। चलो नेक्स्ट बीमारी देखो, हीमोफीलिया के बाद नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट बीमारी का नाम है कलर ब्लाइंडनेस।
हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में इसको वर्णांधता कहा जाता है, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। देखो ये भी क्या होती है? ये भी एक देखिए, तो ये भी क्या होती है? एक जेनेटिक डिजीज होती है। ये भी एक आनुवांशिक बीमारी है। जेनेटिक का मतलब क्या है? आनुवांशिक, मतलब आगे से आगे दर पीढ़ी ये जाने वाली। क्लियर है? अब इसमें क्या होता है? तो देखो हमारी जो आंख होती है, हमारी आंख में दो टाइप की सेल्स होती हैं। एक होती है हमारी आंख में रोड सेल्स, एक होती है हमारी आंख में कोन सेल्स। ये जो रोड सेल्स होती हैं ये लाइट दिखाती हैं। लाइट का मतलब है ये दो कलर दिखाती हैं, एक तो ब्लैक और एक वाइट कलर दिखाती है। ठीक है, तो ये लाइट दिखाने का काम करती हैं। आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकती हूँ, तो मतलब आपकी भी रोड सेल्स अच्छी हैं, मेरी भी रोड सेल्स अच्छी हैं। और ये C4 कोन और C4 होती हैं कलर सेल्स। इनको कलर सेल्स बोलते हैं। ये दिखाती हैं किस टाइप का कलर है, आपको दिख क्या रहा है। ठीक है, तो ये कौन सेल्स होती हैं। अब देखो होता क्या है, बेसिकली जिस इंसान में कलर ब्लाइंडनेस होता है उस इंसान की ये जो कौन सेल्स होती हैं, इनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, इनके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको आंसर देना है प्रॉब्लम इन कौन सेल्स। पूछे कलर ब्लाइंडनेस में किस प्रकार की कोशिकाओं में दिक्कत होती है, तो आपको बताना है कौन सेल्स में। तो अब इस ऐसे इंसान में क्या होता है? तो ऐसा इंसान, जिस इंसान में कलर ब्लाइंडनेस होता है, वो प्राइमरी कलर में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाता है। प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं? तो एक ब्लू कलर होता है, एक ग्रीन कलर होता है, एक रेड कलर होता है। उस इंसान को ब्लू ग्रीन दिखेगा, ग्रीन रेड दिखेगा, रेड ग्रीन दिखेगा, ग्रीन ब्लू दिखेगा। तो उस इंसान को ब्लू ग्रीन रेड कलर में डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाता है। ऐसे इंसान को हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस वाला इंसान या वर्णांधता वाला इंसान। और ये एक जेनेटिक डिजीज होती है, आगे से आगे ट्रांसफर होने वाली बीमारी होती है। ठीक है, ऐसे इंसान को रेलवे डिपार्टमेंट नहीं लेता है, ड्राइविंग लाइसेंस मिलने में प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे इंसान को डिफेंस वाले नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो आपको डिफेंस ने ले लिया, आप आर्मी में चले गए हैं, आपकी जो आर्मी है उसकी यूनिफॉर्म ग्रीन कलर की है और सामने जो आर्मी है उसकी यूनिफॉर्म ब्लू कलर की है। तो आपको बोला गया कि ब्लू कलर पे अटैक करो और आपको ब्लू ही ग्रीन दिख गया, आपको दिख गया ब्लू ही ग्रीन दिख गया, तो अपनी ही आर्मी पे आप अटैक कर देंगे। ऐसे ही रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, डिफेंस डिपार्टमेंट हो गया, या ड्राइविंग लाइसेंस ये लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, हाँ, जो डॉग्स होते हैं उनमें कौन सेल्स डेवलप नहीं होती हैं, उनको नहीं दिख पाता है कलर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये भी एक क्या होती है? कलर ब्लाइंडनेस भी एक जेनेटिक डिजीज होती है। एक बात याद रखना, मैंने पढ़ाया था एक नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। बट कलर ब्लाइंडनेस में क्या हो जाता है मैम? क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम हो जाती है। और जेनेटिक डिजीज होती कब है? आनुवांशिक रोग कब होते हैं? जब आपके गुणसूत्रों में प्रॉब्लम होती है, क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट यहां पर 3 नंबर पे जो बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस। अब आपको कुछ इसके अंदर सिंड्रोम्स पढ़ने हैं, कुछ आपको सिंड्रोम्स पढ़ने हैं। देखो 3 नंबर पे मैंने एक बीमारी का नाम लिखा है, ये भी जेनेटिक ही होती है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हिंदी में सेम नाम है, कुछ भी अलग नहीं है, हिंदी में भी इसको कहा जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। आप देखो सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज। एक होता है डिजीज, रोग, बीमारी। डिजीज का मतलब होता है पर्टिकुलर एक टाइप के इन्फेक्शन और एक टाइप का ही आप दवाई खा रहे हैं और आप ठीक हो जाएंगे। सिंड्रोम का मतलब होता है बीमारियों का क्लस्टर बन गया हो, बहुत सारी बीमारी हो गई हैं और जिसका इलाज नहीं हो सकता, मतलब ना के बराबर उसका इलाज पॉसिबल है। ग्रुप ऑफ डिजीज को क्या बोलते हैं हम? सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, देखो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होता क्या है? पहले एक बात सुनो, मैंने आपको पढ़ाया था सेल वाले चैप्टर में, पहला चैप्टर इस बैच का था क्रोमोसोम्स। पहला चैप्टर सेल में मैंने पढ़ाया था गुणसूत्र।
और मैंने पढ़ाया होगा कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं, मैम आपने बताया था पेयर्स में होते हैं, है ना। और क्रोमोसोम्स ह्यूमन बॉडी में कितना पेयर होता है, 23। कितने टाइप के क्रोमोसोम्स बताए थे मैम ने, 2 टाइप के। नंबर 1 इज ऑटोसोम, नंबर 2 इज एलोसोम। ऑटोसोम्स क्या होते हैं, वो क्रोमोसोम्स जो लड़का लड़की में इक्वल हो, जो कॉमन हो। और कितने होते हैं कॉमन, मैम ने बताया था 22 पेयर। देन मैम ने बताया था एलोसोम क्या होते हैं, वो क्रोमोसोम जो लड़की के अलग और लड़के के अलग। कौन कौन से, तो मैम आपने बताया था मेल के होते हैं एक्स एंड वाई, और फीमेल के क्या होते हैं एक्स एंड एक्स। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, तो मैम इन्हीं क्रोमोसोम्स में जब प्रॉब्लम होती है तो क्या हो जाती है, जेनेटिक डिजीज हो जाती है, ठीक है। देखो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, इस सिंड्रोम में आपका पहला पॉइंट याद रखना है, ये सिर्फ लड़कों में होता है। तो आपको लिखना है इट इज फाउंड इन ओनली मेल्स। यह सिंड्रोम सिर्फ लड़कों के शरीर में पाया जाता है, या जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो सिर्फ हमेशा किस गैमेट में होगी, मेल गैमेट में, या जो मेल जाइगोट बना है उसमें होगी, ठीक है। अब बताओ, अब अगर आपको पता लग गया मैंने बोला मेल में हुई है, तो ऑब्वियस ही बात है सिंड्रोम बोल रहे हैं हम, और सिंड्रोम का मतलब क्या है, किस में प्रॉब्लम होने से, क्रोमोसोम में। मैंने सिर्फ लड़के का बोला है, तो लड़का और लड़की के जो अलग होते हैं, मतलब किस टाइप के क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होनी चाहिए, मैम एलोसोम में प्रॉब्लम होनी चाहिए। किसके एलोसोम, मेल के एलोसोम। तो आपका सेकंड पॉइंट यहां से क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम इन एलोसोम। बस ऐसे ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, इस बीमारी में एलोसोम गुणसूत्रों में दिक्कत हो जाती है। अब देखो कैसी दिक्कत, ध्यान से सुनना। मैम ये ऑटोसोम तो कॉमन होंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो मैम ऑटोसोम कितने होते हैं, 22 पेयर होते हैं। 22 पेयर का मतलब टोटल कितने हो गए, 44। और मैंने यहाँ क्या लिखा है, मेल। तो मैम अगर वो मेल है तो उसके कौन से होंगे, एक्स कॉमा वाई। तो मैम 44, 45, 46, यही तो आपने बताया कि टोटल पेयर कितने पूछे, तो 23। और टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46। तो नॉर्मल, यहां तक नॉर्मल है वो लड़का, 44 और एक्स और वाई हो गए, तो वो अभी तक क्या है, नॉर्मल। बट इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, एक क्रोमोसोम और आकर ऐड हो जाता है। कौन सा क्रोमोसोम ऐड होगा, एक्स। अब मुझे बताओ, यहां तक वो क्या था, मेल कैरेक्टर वाला, और ये जो एक्स आता है वो किसके कैरेक्टर लेकर आएगा, ये फीमेल के लेकर आएगा। क्यों, क्योंकि देखो एक्स डोमिनेट कर जाता है किसका, फीमेल का। तो मेल प्लस फीमेल, और वो बन क्या जाते हैं, ट्रांसजेंडर बन जाते हैं। वो ट्रांसजेंडर जिनको आप किन्नर कहते हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, 44, 45, 46, 47। मैम टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब 47 हो गए तो क्या नहीं बना, पेयर नहीं बना। और मेरा याद करो सेंटेंस, मैंने कहा था जब जब क्रोमोसोम का पेयर नहीं बनेगा तब तब गड़बड़ होगी। तो 47 होने कितने चाहिए थे, 46, हो गए कितने, 47। कैसी गड़बड़ होगी, ऐसी गड़बड़। तो आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसके क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होने से होती है, आपको बताना है मेल के क्रोमोसोम में। किस टाइप के क्रोमोसोम में, एलोसोम में। कैसी प्रॉब्लम, एक और आकर ऐड हो जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47, क्या हो जाएंगे सिम्टम, ट्रांसजेंडर, ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो। अरे जेनेटिक क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होने से ही हो जाता है, चाहे वो ऑटोसोम हो चाहे वो एलोसोम हो सर, ठीक है। हाँ कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट देखो, मैम कैसे याद रहता है आपको इतना, अरे ऐसे ही याद हो जाता है अपने आप। तो ये आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया। नेक्स्ट सिंड्रोम लिखो यहां पर, दूसरा सिंड्रोम है आपका। इसके बाद नेक्स्ट सिंड्रोम का नाम लिखना है आपको, टर्नर सिंड्रोम।
टर्नर सिंड्रोम। एक मिनट में आई, मैं कॉफी का बोल के आती हूँ, मुझे कॉफी पीनी है, नींद आ रही है बहुत तेज। चलिए, तो नेक्स्ट आपका क्या है? लूसेंट देख के डर लगता था बट अब बायोलॉजी अच्छा लगता है पढ़ने में। थैंक यू मैम। अच्छा, नहीं येलो कलर दिखता है बेटा, येलो कलर प्राइमरी कलर में नहीं आता है मोहम्मद अरशद, येलो कलर प्राइमरी कलर में नहीं आता है। चलो देखो, टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट आपके सिंड्रोम का नाम है टर्नर सिंड्रोम। देखिए टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, पहली बात तो आपको याद रखना है, इट इज फाउंड इन ओनली फीमेल बॉडी। यह सिंड्रोम सिर्फ लड़कियों में पाया जाता है। अगर पूछे आपसे कि यह सिंड्रोम किस में होता है तो आपको आंसर क्या देना है, सिर्फ लड़कियों में होता है। ठीक है, ठीक है नितेश, अगर आपको समझ में आ गया था, बाकी मैं क्लास के बाद आपको बता भी देती। ठीक है, हो गया, फीमेल में होता है। अब मुझे बताओ, जब फीमेल में प्रॉब्लम हो रही है तो कौन से टाइप के क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम होनी चाहिए? मैम, जो लड़का लड़की के अलग होते हैं। और लड़का और लड़की के कौन से अलग होते हैं? एलोसोम अलग होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम इन एलोसोम क्रोमोसोम्स, या क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम इन फीमेल एलोसोम्स। हो गया। देखो अब क्या होता है यहां पर, हाँ शिवम, ये क्रोमोसोम्स ऐड और डिलीट कैसे हो जाते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। ये हार्मोनल इम्बैलेंस होने से, या कुछ बाहर से खराब केमिकल आने से, या क्या होते हैं, अच्छे से अंडा फर्टिलाइज नहीं हो पाया, सेल बन नहीं पाई अच्छे से, ये बहुत सारे कुछ रेज आ गई। प्रेगनेंसी के केस में लड़की जब प्रेग्नेंट थी तो बॉडी में ही अंदर से कोई अल्फा बीटा गामा रेज किसी भी मीडियम के थ्रू पहुंच गई हो, तो ये सब चेंजेस आ जाते हैं, ये म्यूटेशन हो जाते हैं। ठीक है, देखिए तो आपको याद रखना है, लड़कियों में होती है एलोसोम। अब मुझे बताओ, लड़कियों में और लड़कों में कितने क्रोमोसोम्स कॉमन होते हैं? 44। और मैम लड़कियों के एलोसोम कौन से होते हैं? एक्स और एक्स। तो यहां तक क्या होती है, वो लड़की नॉर्मल होती है, ये नॉर्मल लड़की है, 46 है। बट जिस लड़की को टर्नर सिंड्रोम होता है उसको क्या हो जाता है, उसका एक एक्स डिलीट हो जाता है। देखो यहां पर पिछली बार क्या था, एक ऐड हुआ था, और यहां पर क्या है, एक डिलीट हो जाता है। तो जिन लड़कियों में एक एक्स डिलीट हो जाता है तो उन लड़कियों में क्या हो जाता है, उन लड़कियों का ओवरी नहीं बन पाता है। ओवरी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ओवरी क्या होता है? अंडाशय। अंडाशय क्या होता है? जहां पर अंडा फर्टिलाइज होता है और जहां पर जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से पूरा बेबी बनता है। तो ऐसी लड़कियों में ओवरी डेवलप नहीं हो पाता है, और ऐसी लड़कियां क्या नहीं कर पाती हैं, बच्चे नहीं कर पाती हैं, तो उनको कहा जाता है स्ट्राइल, या कहा जाता है बांझ। ठीक है, तो उनको कहा जाता है स्ट्राइल या बांझ। अब आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि टर्नर सिंड्रोम किसके क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होने से होती है? आपको बताना है फीमेल, किस टाइप के? एलोसोम में। क्या हो जाता है? एक क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है। अब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने बच गए? 44 प्लस 45। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना पूछेगा? 45। ठीक है, हाँ पीएम मोदी ग्रहण वगैरह का फर्क पड़ जाता है क्योंकि वहां से रेज निकलती हैं, इसलिए। चलो हो गया, ये आपको याद रखने दो सिंड्रोम। अगर मेल में एक ऐड हो रहा है एलोसोम में तो प्रॉब्लम भी हो सकती है, और फीमेल में एक डिलीट हो रहा है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सिंड्रोम का नाम है आपका
एक सेकेंड रुके, मैं पानी पी लूं। नेक्स्ट है आपका सिंड्रोम पटाऊ सिंड्रोम। नेक्स्ट सिंड्रोम है आपका पटाऊ सिंड्रोम, सेम नाम हिंदी में। देखिए पटाऊ सिंड्रोम क्या होता है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये सिंड्रोम लड़का और लड़की दोनों में हो सकता है। इट इज फाउंड इन मेल एंड फीमेल बोथ, लड़का लड़की दोनों में हो सकता है। पीस ऑफ माइंड, आप क्या पूछ रहे हैं, मुझे दिख नहीं रहा है आपका डाउट, और डाउट आप मेरे से क्लास के बाद पूछ सकते हैं, पहले मुझे पढ़ा लेने दीजिए। मैं आपका डाउट ले लूंगी, पहले मुझे पढ़ाने दीजिए। अभी मेरे को क्लास के बीच में आप डाउट नहीं पूछ सकते, एंड में 10 मिनट की क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। पटाऊ सिंड्रोम क्या होता है, लड़का लड़की दोनों में होता है। जब लड़का लड़की दोनों में लिखा है मैम ने, तो इस बार किस टाइप के क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होनी चाहिए, तो मैम इस बार किस टाइप के क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होनी चाहिए मैम, जो कॉमन है। और कॉमन कौन से होते हैं, ऑटोसोम। तो आपको याद रखना है इस बार किस टाइप के क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होती है, ऑटोसोम। अब ऑटोसोम कितने पेयर बताए थे मैम ने, 22 पेयर बताए थे, है ना। और अब 22 पेयर में कैसी गड़बड़ हो जाती है, तो सुनो, पटाऊ सिंड्रोम में क्या हो जाता है, जो 22 पेयर में से जो 13वां पेयर है, जो 13 नंबर का पेयर है, और पेयर में कितने होने चाहिए, 2। मैं यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूं, एक ए है एक बी है, नाम नहीं होते हैं क्रोमोसोम के ऐसे, मैंने बस एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि ये 13वां है, 13वां पेयर है, पेयर में 2 होने चाहिए थे। तो 13 पेयर में 2 होने चाहिए थे, पर जिस बच्चे में, जिस इंसान में ये पटाऊ सिंड्रोम होता है, तो उसमें क्या हो जाता है, एक और आकर ऐड हो जाता है। मान लो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपका बता दिया सी, ये ऐड हो गया। अब मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, जल्दी बताओ। यहां पर भी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, जब मैंने 13वें में एक जोड़ दिया है, तो जल्दी बताओ यहां पर भी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होने चाहिए। देखो मैम यहां पर भी कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 47। कैसे, हाँ 47 सही आंसर दिया आपने। अरे 45 कैसे हो जाएगा शाहिल शाही, 45 कैसे हो जाएगा, मैंने बोला 13वां पेयर, 22 पेयर का मतलब कितना है, 44, और प्लस लड़का है तो x और y, लड़की है तो x और x। मोहम्मद अरशद आपने भी गलत आंसर दिया है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 47 होंगे, क्यों, क्योंकि 44 तो थे ही, प्लस अगर लड़का है तो x और y है, लड़की है तो x x है। और मैंने क्या बोला, 13 नंबर के पेयर में एक और ऐड हो गया, मतलब टोटल नंबर कितना हो गया, 47, एक और आकर ऐड हो गया। 45 नहीं बताना है, 47। तो अब क्या नहीं बना, पेयर नहीं बना। तो ऐसे बच्चों में क्या प्रॉब्लम होगी, इन बच्चों का एक तो लिप कटा हुआ होते हैं, इनके लिप्स जो होते हैं वो कटे हुए होते हैं, लिप्स कटा हुआ होता है। दूसरा, इन बच्चों में, थैंक यू आंटी, इन बच्चों में क्या होता है, इन बच्चों में डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो एकदम डिक्रीज हो जाती है, पाचन की प्रक्रिया अच्छे से नहीं हो पाती है। नेक्स्ट, तो ऐसे बच्चों में इनका एक होठ जो ऊपर वाला लिप्स होता है इस पे कट लगा हुआ होता है, और यहां पर प्री मैच्योर बेबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्री मैच्योर बेबी भी हो सकता है। तो इसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं, इसी को कहा जाता है पटाऊ सिंड्रोम। इसको सिंड्रोम का नाम दिया जाता है, मतलब जो बच्चा जन्म लिया है, जन्मते ही आपको पता लग जाएगा कि ये प्री मैच्योर बेबी हुआ होगा या डाइजेशन की प्रोसेस इसमें वीक है, और उसके बाद आपको याद रखना है कि लिप्स कटा हुआ होता है इनका, ठीक है। ये 45 जो बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आया है, मैंने बोला है 22 पेयर कॉमन होते हैं, और यहां पर किस में प्रॉब्लम हुई है, 13 नंबर वाले पेयर में। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पटाऊ सिंड्रोम में किस
नंबर ऑफ पेयर में गड़बड़ हो जाती है। आप क्या बताओगे? 13 नंबर के पेयर में। हर एक जो क्रोमोसोम का पेयर होता है उसका अलग अलग काम होता है। जैसे जो 13 नंबर वाला पेयर होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए होता है, एंजाइम सिक्रेशन के लिए होता है। तो अगर इस पेयर में गड़बड़ होगी तो ये डाइजेशन की प्रोसेस वगैरह, जो लिप्स कटा हुआ, ये सारी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। प्री मैच्योर बेबी का मतलब होता है वो बच्चा जब मैच्योर ही नहीं हो पाया और उससे पहले ही उसकी डिलीवरी हो गई हो। ठीक है। अब देखो इस बीमारी को नाम क्या दिया जाता है? इसको नाम दिया जाता है ट्राइसोमी ऑफ 13th पेयर क्रोमोसोम। 13th पेयर क्रोमोसोम। कहने का मतलब क्या हो गया कि मैम 13वें पेयर में 2 होने चाहिए थे बट एक और आके जुड़ गया, तो इस पेयर की क्या होगी? ट्राइसोमी होगी। और जब ट्राइसोमी होगी तो ये गड़बड़ आएगी, ये गड़बड़ आएगी तो ये मतलब इस सिंड्रोम को नाम क्या दे दिया जाएगा? पटाऊ सिंड्रोम। तो ऐसे बच्चे ज़्यादा दिन तक सर्वाइव भी नहीं करते हैं क्योंकि इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम तो है ही नहीं, है ना। तो इनको कहा जाता है पटाऊ सिंड्रोम। नेक्स्ट है, आपसे बस सीधा यही पूछेगा किस टाइप के क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हुई, किस पेयर में प्रॉब्लम हुई, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए। आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। देखिए नेक्स्ट यहां पे कौन सा है? नेक्स्ट आपका है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। तो ये भी किस में होता है? लड़का लड़की दोनों में होता है, मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। जब लड़का लड़की दोनों में हो रहा है इसका मतलब मैम दोनों के कॉमन वाले क्रोमोसोम में हो रहा होगा प्रॉब्लम। अब कॉमन कौन से होते हैं? तो ऑटोसोम्स। तो आपका दूसरा पॉइंट क्या होगा? प्रॉब्लम इन ऑटोसोम क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम गुणसूत्रों में दिक्कत हो जाती है। अब ऑटोसोम कितने होते हैं? तो मैम ने बताया 22 पेयर होते हैं। अब इसमें किस पेयर में गड़बड़ होती है? तो जो 21 नंबर का पेयर होता है उसमें गड़बड़ हो जाती है। कैसी गड़बड़ होती है? मैम 21वें में 2 होते हैं, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर ए और बी, तो वो नॉर्मल है यहां तक बच्चा, बट इसके साथ क्या होता है? एक और आकर ऐड हो जाता है, सी नाम का मैम ऐड हो गया। नाम नहीं है क्रोमोसोम के एबीसी, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूं। ठीक है। ये क्या पूछ रहे हैं अमित गोलू? ये सब क्वेश्चन कहाँ दिखा है मैम? क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम? अमित गोलू, अब ये सारे क्वेश्चन कहाँ आते हैं? एग्जाम में आते हैं बेटा ये सारे क्वेश्चन। कभी नहीं पढ़े आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर? सीजीएल पूछता है ये क्वेश्चंस, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन मैम। सर अमित जी सारे के सारे क्वेश्चन सीपीओ में भी आते हैं सिंड्रोम के। ठीक है। देखिए तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहां भी कितने हो जाएंगे? 47। बस गड़बड़ किस पेयर में हुई? 21वें में। तो इसको कहा जाता है ट्राइसोमी ऑफ 21st पेयर क्रोमोसोम। देखो जब 13वें पेयर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हुई तो कौन सा हुआ था? पटाऊ सिंड्रोम। और जब 21वें में हुई तो क्या हो गया? उसको क्या बोला हमने? डाउन सिंड्रोम। अब इसके लक्षण क्या क्या होंगे? ऐसे बच्चों में क्या क्या हो जाता है? तो देखो ऐसे बच्चों का फिजिकली जो बॉडी शेप होता है वो इर्रेगुलर हो जाता है। फिजिकली बॉडी शेप इज इर्रेगुलर, मतलब शरीर का निर्माण कैसे भी हो सकता है, इर्रेगुलर बॉडी शेप हो जाता है। कहने का मतलब है एक कान नहीं होता है या एक आंख भी नहीं होगा, ऐसे मतलब कोई भी किसी भी फिजिकली फॉर्म में हो सकता है। आपने देखा होगा ना बहुत सारे, जैसे एक फेसबुक पे आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक लड़का है जिसके सिर्फ मतलब चेस्ट वाला पार्ट है, नीचे का पार्ट उसका है ही नहीं, मतलब उसका एब्डोमिनल वाला लेग्स वाला ये पार्ट है ही नहीं। या आपने देखा होगा एक और भी वीडियो वायरल होता है फेसबुक पे, एक लड़का है उसका हाथ पीछे की साइड होते हैं दोनों के, है ना, दोनों हाथ उसके पीछे की साइड होते हैं। या ऐसे बच्चे क्या होते हैं? मेंटली रिटायर्ड होते हैं। मेंटली रिटायर्ड का मतलब है मानसिक तौर पे कमजोर। ऐसे बच्चे जो बचपन से ही मानसिक तौर पर कमजोर हैं, इन दोनों कैरेक्टर को एक साथ मिलाकर कहा जाता है मैंगोलिज्म। इस बीमारी को नाम दिया जाता है मैंगोलिज्म। अंकित प्लीज मार्कर में इंक फिल कर दीजिए।
बहुत लाइट हो गया मार्कर, इसमें इंक भर दो। तो इस बीमारी को क्या नाम दिया जाता है? इसको मैंगोलिज्म का नाम दिया जाता है, मैंगोलिज्म। यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, मैंगोलिज्म। ठीक है, चलो। हाँ, अभी भी डार्क लिख रहे हैं, कोई बात नहीं है। अमित कह रहे हैं मैंने इतनी बार सीजीएल का मॉक टेस्ट दिया बट मिला नहीं। अरे ऐसा कैसा हो सकता है? सीजीएल के मॉक टेस्ट दिया, आपको सिंड्रोम से क्वेश्चन नहीं मिले? चलो, तो इतनी सारी आपको क्या याद रखना था? ये कुछ सिंड्रोम्स और कुछ जेनेटिक डिजीज याद रखनी थी। अब आपको पढ़नी है एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड का मतलब क्या है? वो बीमारियां जो आप एनवायरनमेंट से एक्वायर करते हैं। और एक्वायर्ड डिजीज में सबसे पहले लिखो बैक्टीरियल डिजीज, 1 नंबर लगा के लिखो बैक्टीरियल डिजीज, वो बीमारियां जो बैक्टीरिया से होती हों। बिल्कुल, हाँ निखिल दैया, मैं हाँ जो जो आपने नाम लिया है उसमें भी नहीं, उसके हाथ नहीं है, मैंने देखा है उसका वीडियो, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर है वो, बहुत ही अच्छे। यूट्यूब पे उनके वीडियो वगैरह है, यूट्यूब पे कहीं देखना आप। मैम कलर ब्लाइंडनेस के लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है? कौन सेल्स, यही तो पढ़ाया मैंने, कौन सेल्स। कौन सेल्स। चलो नेक्स्ट लिखो बैक्टीरियल डिजीज, वो बीमारियां जो बैक्टीरिया से होती हैं, बैक्टीरियल डिजीज। हिंदी में क्या हो जाएगा? जीवाणु जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी जो बैक्टीरिया से होती है। एक क्वेश्चन आता है आपसे पूछे जो पहला बैक्टीरिया था उसकी खोज किसने की? तो आप आंसर देना, फर्स्ट बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने पहला बैक्टीरिया खोजा था। ठीक है, तो सबसे पहली बैक्टीरियल डिजीज लिख रही हूं मैं ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। सबसे पहली बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस या टीबी। ठीक है, अब देखो टीबी किससे होती है? एक बैक्टीरिया से होती है। कौन सा बैक्टीरिया? तो मैम इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एमटीबी, एमटीबी। विल्स नहीं होती है वो, वेल्स नहीं होती वो, विल डिजीज होती है, विल डिजीज, अभी बताएंगे हम। चलो देखो, तो टीबी किससे होती है? एक बैक्टीरिया से। कौन सा बैक्टीरिया? एमटीबी बैक्टीरिया। इसकी फुल फॉर्म पूछे तो माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। सेम नाम हिंदी में है, बस बैक्टीरिया की जगह क्या हो जाएगा? जीवाणु हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि ये बैक्टीरिया कहाँ कहाँ रहता है, तो आपको बताना है ये बैक्टीरिया एयर में रहता है, हवा में। ये बैक्टीरिया सलाइवा, लार में रह सकता है। ये बैक्टीरिया पानी में रह सकता है। ये बैक्टीरिया फूड में रह सकता है। ये इसके मीडियम होते हैं, इस बैक्टीरिया के ये वेक्टर होते हैं। वेक्टर का मतलब वाहक। तो किसी भी फॉर्म से या तो हवा में होगा, या लार में होगा, या पानी में होगा, या खाने में होगा। और इन चारों मीडियम के थ्रू आपके बॉडी में कौन सा बैक्टीरिया आ जाएगा? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया आ जाएगा। और ये बैक्टीरिया मेनली एयर के अंदर रहता है। अब एयर से कहां आएगा? हम लोग सांस लेंगे, एयर लेंगे, एयर कहां पे आता है? तो एयर आएगा, एयर कहां से? नोज से। नोज के बाद कहां जाता है? हमारी श्वास नली में। और श्वास नली से ये एयर कहां जाता है? लंग्स के अंदर, मतलब फेफड़ों के अंदर जाता है। और फेफड़ों के अंदर क्या चला जाएगा? अब उसी सांस के अंदर आपका क्या था? ये बैक्टीरिया। और फेफड़ों की जो झिल्ली होती है, मैंने पढ़ाया आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में, फेफड़ों के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरा।
तो धीरे 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 यह बैक्टीरिया आकर इस प्लूरा को खा जाता है ऐसे। जब ये प्लूरा ही नहीं रहेगी तो हमारे फेफड़े क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं पूरे के पूरे। इंसान को खांसी आती है, खांसता ही रहता है, और उस खांसने के साथ जो फेफड़ों के अंदर ब्लड था वो भी हो सकता है ब्रोंकाई, ब्रोंकिलस और विंड पाइप के थ्रू आपके माउथ से, आपके नाक से खून आने लग जाए। तो इस बीमारी को बोलते हैं हम ट्यूबरकुलोसिस। आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि ट्यूबरकुलोसिस कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करती है। आपको क्या बताना है, फेफड़े को। आप पूछे फेफड़े में कहाँ क्या करती है, तो आपको बताना है फेफड़े की झिल्ली को संक्रमित कर देता है। इट इफेक्ट्स ऑन मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स। अब आपसे पूछे कि किस सिस्टम को इफेक्ट करता है ट्यूबरकुलोसिस, तो फेफड़ा किस सिस्टम में आता है, रेस्पायरेटरी सिस्टम में, रेस्पायरेटरी सिस्टम। तो आपको लिखना है टीबी इफेक्ट्स ऑन रेस्पायरेटरी सिस्टम, या टीबी या ट्यूबरकुलोसिस श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। क्लियर है। तो आपको इतने सारे क्वेश्चंस आपसे टीबी से याद रखने हैं। एक बात और याद रखना, टीबी जो होता है वो एक कम्युनिकेबल डिजीज होता है। कम्युनिकेबल क्या होता है मैम, संक्रामक रोग होता है या संक्रमित रोग होता है। कहने का मतलब क्या है, टीबी वाला बैक्टीरिया हवा में, पानी में, सलाइवा में, खाने में रहता है। तो अगर आप टीबी वाले इंसान के पास बैठे, उसने खांसा, खांसने के साथ उसका सलाइवा आया, अगर सलाइवा के अंदर ये एमटीबी बैक्टीरिया आ गया और हमारे पास गिर गया और हमें भी टीबी हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा हॉस्पिटल में टीबी वाले लोगों का वार्ड अलग से बना हुआ होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। बैक्टीरिया किसको कहते हैं, चलो बताएंगे, आगे बताएंगे। आगे बताएंगे सर। बैक्टीरिया जब किंगडम पढ़ाएंगे हम आपको तो आपको समझ में आएगा कि बैक्टीरिया होते क्या हैं। दो मिनट रुकना, मैं कॉफी पी लूं, 2 मिनट रुकना। अरे बीसीजी का टीका अलग होता है, वो बेसिलस कैलेमाइट गुलेटिन होता है। क्रिसमस फैक्टर क्या होता है आशीष विद्या, अभी तो पढ़ाया मैंने क्रिसमस फैक्टर, तुम लेट आए हो क्या। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं कि मैम बैक्टीरिया क्या होता है, तो बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक कोशिकीय जीव होता है, जिसके अंदर क्या होती हैं, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं। बस बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है, सेल वॉल कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये आपका, अगर आपसे बैक्टीरिया की डेफिनेशन पूछे तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनमें ओनली सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, और बहुत रेयर सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते ही नहीं है। तो एक बच्चा कौन पूछ रहा था मुझसे माइटोकॉन्ड्रिया कितना होता है, तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। आशीष विद्या क्रिसमस फैक्टर क्या होता है, मैं मॉक टेस्ट में था, तो बेटा तुम लेट आए हो क्लास में, मैंने क्रिसमस फैक्टर बता दिया, हीमोफीलिया को ही क्रिसमस फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं आशीष, मैंने पढ़ा दिया है ना। चलो नेक्स्ट बीमारी लिखो। नेक्स्ट टीबी के बाद, हाँ टीबी एक कम्युनिकेबल डिजीज होती है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपकी
टीबी के बाद आप लिखो न्यूमोनिया, न्यूमोनिया। दो नंबर पे है आपकी न्यूमोनिया। न्यूमोनिया भी किससे होती है? तो मैम एक बैक्टीरिया से ही होती है, ठीक है। न्यूमोनिया कौन से बैक्टीरिया से होती है? तो इसके दो नाम होते हैं, या तो आप बोल सकते हो डिप्लोकोकस या आप बोल सकते हो स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ये इनके ना आकार के आधार पर, जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है कुछ वो ऐसा सा होता है और डिप्लोकोकस जो ऐसा सा होता है, तो इनके आधार पर, बाकी इनकी जाति एक ही है, ये डिप्लोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस एक ही बात है। ये बैक्टीरिया मेनली कहाँ रहते हैं? तो इन बैक्टीरिया को मेनली इनका वेक्टर, इनका वाहक क्या होता है? तो आप बता सकते हैं ये मेनली पानी के अंदर रहते हैं। जैसे कूलर वूलर के पानी में पनप जाते हैं। बहुत दिनों से अगर आपने कूलर का पानी चेंज नहीं किया है, एसी का पानी रखा हुआ है बाल्टी नीचे, एसी के पाइप से पानी गिर रहा है, उसने आपने उसको बाहर थ्रो नहीं किया तो उसमें पनप जाते हैं ये। और ये क्या करते हैं, ये अगर ऐसा और मतलब बहुत दिनों का भरा हुआ पानी था, आपने पी लिया अचानक से, तो अब उस पानी, जैसे आपने पानी पिया तो उस पानी में क्या आया आपका? डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया आए। तो वो क्या होगा, जैसे ही आपके लंग्स के अंदर आएंगे, तो लंग्स के अंदर मैंने बताया था फेफड़ों की यूनिट किसको बोलते हैं हम? फेफड़ों की यूनिट मैम ऐसे गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर आपने पढ़ाई थी, इनको क्या बोलते हैं? एल्वेलाई, एल्वेओली कुपिका। इसमें इन्फेक्शन हो जाता है एल्वेलाई में, तो आपसे पूछेगा, फिर वो एल्वेलाई फट जाती हैं, फेफड़ों के अंदर पानी ज़्यादा हो जाता है, फेफड़ों के अंदर पानी पानी भर गया, प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि न्यूमोनिया जो है वो किस सिस्टम को इफेक्ट करता है? तो फेफड़े किस सिस्टम में आते हैं? रेस्पायरेटरी सिस्टम में। तो आपको क्या लिखना है? इट इफेक्ट्स ऑन रेस्पायरेटरी सिस्टम। यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। ऑर्गन पूछे, लंग्स, फेफड़ा, दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निमोनिया किस ऑर्गन को इफेक्ट करती है, तो मैम लंग्स को, या पूछे किस सिस्टम को इफेक्ट करती है, तो आपको क्या बताना है? किस सिस्टम को? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। नेक्स्ट लिखिए कोलेरा। नेक्स्ट है आपका कोलेरा। कोलेरा जिसको कहा जाता है हेजा, कोलेरा हेजा। आपने सुना होगा इंडिया में 2007, 6, 8 के टाइम पर बहुत ज्यादा हेजा होता था लोगों को। नेक्स्ट है आपकी कोलेरा, जिसको हिंदी में कहा जाता है हेजा। और किस बैक्टीरिया से होती है? तो बैक्टीरिया का नाम होता है विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी, इस बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। ये बैक्टीरिया का वेक्टर क्या होता है? तो ये बैक्टीरिया मेनली पानी में और खाने में, दूषित पानी, कॉन्टामिनेटेड पानी और कॉन्टामिनेटेड आप फूड खाने से, ठीक है। नहीं, वो संक्रामक नहीं थी, निमोनिया एक संक्रामक डिजीज नहीं होती है। हाँ, घर में अगर पोट लगा रखा है आपने, उसमें भी हो जाता है। विब्रियो कोलेरी, पानी और खाने में। अब आपसे पूछता है इन्फेक्शन कहाँ हो जाता है, तो आपको बताना है स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है। ये बैक्टीरिया आकर आपकी छोटी आंत में इन्फेक्शन कर देता है। अब छोटी आंत में अगर इन्फेक्शन है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? डाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो मतलब अब कौन सी प्रोसेस नहीं हो पाएगी? तो मैम पाचन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, पाचन की प्रक्रिया इफेक्टेड हो जाती है। और बस फिर ऐसे बच्चे का मतलब जिसको हेजा हुआ है तो उसमें क्या होते हैं? उसमें या तो उसको लूज मोशंस हो जाएंगे, उसको वॉमिटिंग हो जाएगी, उसको उल्टी और उसको दस्त होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया, तो डाइजेशन की प्रोसेस हो ही नहीं पाई, तो वही फूड या तो लूज मोशंस की फॉर्म में निकलेगा या उल्टी वॉमिटिंग की फॉर्म में निकलेगा। तो आपसे पूछे ये किस सिस्टम को इफेक्ट करती है, तो यहाँ पर कौन सा सिस्टम इफेक्ट हो रहा है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको आंसर क्या देना है? इट इफेक्ट्स ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। यह पाचन तंत्र को प्रभावित करती है। कौन सी बीमारी? तो हेजा, हेजा।
जो कम्युनिकेबल होगी वो मैं बता दूंगी। नेक्स्ट है आपकी टाइफाइड। टाइफाइड तो सबको ही हुआ होगा। वैक्सीन भी बता दूंगी, रुक तो जाओ तुम लोगों के। मुझे तुम लोगों से बस एक ही कंप्लेंट है, तुम लोग टीचर से आगे चलने का बहुत ट्राई करते हो। तुम लोगों को लगता है तुम्हें ज्यादा नॉलेज है, टीचर तो यहाँ मूर्ख है, जो पढ़ा रहा है वो पागल है। रुक जाओ, जब मैं वैक्सीन पे आऊंगी तो मैं वैक्सीन भी बता दूंगी आपको कि कौन सी वैक्सीन किस बीमारी के अगेंस्ट लगती है। देव गौतम, थोड़ा पेशेंस रखो, पेशेंस रखना सीखो जिंदगी के अंदर। नेक्स्ट है, कितना नंबर है, जितना भी नंबर है नंबर आप देख लेना। नेक्स्ट है आपका टाइफाइड। टाइफाइड को हिंदी मीडियम वाले बच्चे याद रखेंगे, इसको कहा जाता है मियादी बुखार। मियादी बुखार, या इसका दूसरा नाम होता है तिपैदित बुखार। तिपैदित बुखार। अब टाइफाइड किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो उस बैक्टीरिया का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। मैं हिंदी में अलग से नाम नहीं लिख रही हूं क्योंकि सेम नाम हिंदी में होते हैं, हिंदी में सेम नाम है, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी। अब ये बैक्टीरिया कहाँ रहता है टाइफाइड वाला, तो ये एयर में रह सकता है। दूसरा, ये एयर के अलावा थोड़ा बहुत ये पानी में भी रह सकता है टाइफाइड वाला बैक्टीरिया, ठीक है। और ये बैक्टीरिया आ जाता है तो क्या हो जाता है, तो टाइफाइड में आपको क्या हो जाता है, एक तो हाई फीवर, इसके सिम्टम्स क्या होंगे, बहुत तेज बुखार होती है। दूसरा आप बताएंगे हाई हेडेक, सर में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा। और तीसरा आप बताएंगे पेन इन जॉइंट्स, जो आपके जॉइंट्स होते हैं हाथ और पैरों के, उसमें दर्द होने लग जाता है। इसी बीमारी को हम नाम क्या देते हैं, इसको टाइफाइड का नाम देते हैं। और फिर आप टाइफाइड में एक क्वेश्चन आता है, टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं, तो इसके लिए टेस्ट होता है विडाल। कौन सा टेस्ट पूछा जाए एग्जाम में कि विडाल टेस्ट किसके लिए करवाते हैं, तो टाइफाइड के लिए करवाते हैं, ठीक है। साल्मोनेला, हाँ, इसको कभी कभी बुक्स में सैलेमोनेला भी बोला जाता है, वैसे साल्मोनेला ही होता है, ये सैलेमोनेला भी होता है। हाँ, ये कभी भी हो सकता है, कितनी भी बार हो सकता है आपको, ऐसा नहीं कि एक बार टाइफाइड हो गया तो फिर होगा ही नहीं, कभी भी हो सकता है, कितनी भी बार हो सकता है आपको टाइफाइड। इसके लिए टेस्ट कौन सा किया जाता है, तो आपको याद रखना है, इसके लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है प्लेग। नेक्स्ट बीमारी है प्लेग। इसको कहा जाता है ब्लैक डेथ, काली मौत, काली मौत, ठीक है, याद रखना, इसको काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। अब प्लेग में देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है पैथोजन। पैथोजन का मतलब होता है रोगजनक, और रोगजनक का होता है जो मेन आपको इन्फेक्शन कोज करता है, उसको कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, पैथोजन। एक होता है वेक्टर, जो अपने अंदर इन्फेक्शन को लेकर चलता है, उसको कहा जाता है वेक्टर। ये प्लेग किसके काटने से होती है, तो आपको बताना है चूहे के काटने से। इसका वेक्टर कौन होता है, माउस, चूहा। और पैथोजन कौन होता है, तो एक बैक्टीरिया, नाम क्या होता है, यर्सीना पेस्टिस, यर्सीना पेस्टिस, ठीक है। अब क्या हो जाता है चूहे के काटने से, तो चूहे के काटने से मैम इसके सिम्टम्स पूछे जाएं आपसे, लक्षण पूछे जाएं, तो एक तो बुखार रहेगी इंसान को बहुत दिनों तक। बुखार रहने के बाद आपकी जो मसल्स होती हैं वो वीक हो सकती हैं, मांसपेशियां जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। और इंसान को थोड़ा बहुत जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं, न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं, न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है प्लेग, जो चूहे के काटने से होती है।
जिसको क्या कहा जाता है, जिसको काली मौत कहा जाता है। पूछिए, कोई पूछ रहा है, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, पूछ लीजिए भैया। ये नाम लिखना या इसका पैथोजन का नाम याद रखना। नेक्स्ट है लेप्रोसी। नेक्स्ट है लेप्रोसी। लेप्रोसी को कहा जाता है कुष्ठ रोग। आपने सुना होगा, हिस्ट्री पढ़ी होगी आपने कि गांधी जी ने कुष्ठ रोग की एक जड़ी बूटी से दवाई बनाई थी, है ना। गांधी जी ने कुष्ठ रोग की दवाई बनाई थी। धर्मपाल क्या कह रहे हैं, मानव की किडनी क्यों पंप करती हैं? पंप मतलब किस सेंस में? मानव की किडनी तो पंप करती ही नहीं है। पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में कि गांधी जी ने कुष्ठ रोग की बीमारी के लिए एक जड़ी बूटियों से एक ऑइंटमेंट बनाया था। नहीं सुना आपने? कोई बात नहीं, आपने हिस्ट्री पढ़ी नहीं होगी। तो लेप्रोसी को कहा जाता है कुष्ठ रोग। और ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई, ठीक है। अब ये क्या हो जाता है, ये बैक्टीरिया आपकी स्किन में इन्फेक्शन कर देता है। ये स्किन की डिजीज होती है, आपकी स्किन के ऊपर ईचिंग होने लग जाती है, स्किन पर खुजली होने लग जाती है, ईचिंग होने लग जाती है, और स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। तो बच्चा के अंदर पानी भर जाएगा और पानी भरकर धीरे 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 बहुत सारे बैक्टीरियाज पनप जाते हैं और बहुत सारे आपका स्किन एकदम खराब होने लग जाती है। इसी के लिए कहा जाता है ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है, लेप्रोसी। आपको याद रखना है। हाँ देखो, इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में जब इतना ज़्यादा आपकी स्किन गल जाती है कि धीरे धीरे आपके सारे ऑर्गन्स खराब होने लग जाते हैं। एक उंगली टूट के नीचे गिर सकती है। ऐसा हो सकता है आपको रात को सोए आपकी 5 उंगलियां थी और सुबह उठे तो आपके 4 उंगली मिली आपको, ऐसा भी हो सकता है। बहुत गंदी बीमारी थी उस टाइम के लिए। साउथ अफ्रीका साइड तो आज भी है ये। वहाँ के जो वाइट कलर के माउस आते हैं वो माउस इस बैक्टीरिया के वेक्टर होते हैं। तो वहाँ पर तो आज भी है, इंडिया में नहीं है, इंडिया में आज नहीं है, इतनी नहीं है, मतलब कहने का मतलब है अब इंडिया में इतनी नहीं है। इतनी बीमारियां आपको किस में पढ़नी थी, तो बैक्टीरियाज में पढ़नी थी, ठीक है। नेक्स्ट आपको पढ़नी है अब वायरस में। ये याद रखना, स्किन इन्फेक्शन की डिजीज होती है। अब आपको पढ़नी है वायरस डिजीज। वायरस डिजीज हिंदी में क्या बोलेंगे आप? हिंदी में बोलेंगे विषाणु जनित रोग। विषाणु से होने वाली बीमारियां, विषाणु जनित रोग। देखो, पहले आपको वायरस के बारे में कुछ बातें पता होना चाहिए। वायरस जिसको कहा जाता है विषाणु, सबसे पहली बात आती है वायरस की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा आपसे पूछे वायरस की खोज किसने की, तो एक इवेंस्की नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले वायरस की, विषाणु की खोज की। नेक्स्ट देखो, जो वायरस होते हैं वो बने हुए किसके होते हैं, तो वायरस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। अब आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, तो मैम आपने बताया था डीएनए एंड आरएनए। तो वायरस किसके बने हुए होते हैं, कुछ वायरस में डीएनए हो सकता है, कुछ वायरस में आरएनए हो सकता है। तो वायरस किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक बात याद रखनी है, वायरस को नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। नॉन लिविंग क्या होते हैं, निर्जीव चीज, और सजीव, निर्जीव और सजीव चीज लिविंग होते हैं। क्यों?
क्योंकि वायरस जब हमारे शरीर से बाहर होते हैं तो वो नॉन एक्टिव फॉर्म में होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। हमारे शरीर में आएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, लिविंग बन जाएंगे। तो वायरस ने क्या किया, नॉन लिविंग को लिविंग से कनेक्ट कर दिया, तो इसको कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, और हिंदी में कहा जाता है योजक कड़ी। किस किस के बीच की योजक कड़ी, नरजीव और सरजीव के बीच में, नरजीव और सरजीव के बीच में। ठीक है, कौन है, तो आपको आंसर देना है वायरस, विषाणु है। क्लियर है, किसने खोज की, इवेंस्की ने। स्टडी को क्या बोलेंगे, वायरोलॉजी। किसके बने होते हैं, प्रोटीन, प्रोटीन मतलब अमाइनो एसिड प्लस न्यूक्लिक एसिड के, और इसको क्या कहा जाता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट आते हैं वायरस होते कितने टाइप के हैं, तो आपको याद रखने हैं वायरस 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से, देखो कौन कौन से, तो वायरस 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला आता है प्लांट वायरस, प्लांट वायरस हिंदी में आप याद रखेंगे पादप विषाणु, प्लांट वायरस। ऐसे वायरस जो प्लांट को डिजीज कोज करते हैं, जो प्लांट में इन्फेक्शन करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, लाइक टोबैको मोज़ेक वायरस TMV, लाइक पोटैटो मोज़ेक वायरस। आगे पढ़ोगे आप, मैंने प्लांट डिजीज नहीं पढ़ाई है ना, 4-5 डिजीज हैं जो ज्यादा पूछी जाती हैं, वो मैं पढ़ा दूंगी आपको प्लांट डिजीज। ठीक है, ऐसे विषाणु जो पादपों में बीमारियां कर देते हैं, जो प्लांट में डिजीज कोज करते हैं, उनको क्या बोलना है, टोबैको मोज़ेक वायरस। एक बात याद रखना, मैं यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म लिख रही हूँ, इसको बोला जाता है टोबैको मोज़ेक वायरस। हिंदी में कोई अलग नाम नहीं होगा, बस वायरस की जगह विषाणु हो जाएगा। तो ये वायरस क्या था, ये फर्स्ट नोन वायरस था। सबसे पहले किस वायरस की खोज हुई, तो आपको आंसर देना है प्लांट वायरस की। प्लांट में कौन सा, TMV वायरस, कौन सा, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो सबसे पहले किस वायरस की खोज हुई थी, टोबैको मोज़ेक वायरस की खोज हुई थी। क्लियर है। दूसरे टाइप के वायरस आते हैं एनिमल वायरस। एनिमल वायरस क्या होते हैं, तो ऐसे वायरस जो एनिमल में रोग करते हैं, एनिमल वायरस। जैसे एग्जांपल दूं आपको मैं, रेबीज वायरस, जैसे रेबडा वायरस, रेबडा वायरस, जैसे रेट्रो वायरस, ये कुछ वायरस होते हैं। ठीक है, तीसरा कौन सा होता है, तीसरे, अरे यार फिर मार्कर की इंक, तीसरे होते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस। अब ये कौन से वायरस होते हैं, तो देखो बैक्टीरियो का मतलब बैक्टीरिया, फेज का मतलब होता है किल करना। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं, बैक्टीरिया को मार देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस। जैसे मैंने आपको बताया था गंगा के पानी में कौन से वायरस पाए जाते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस। तो वो वायरस क्या करते हैं, गंगा के पानी में जो भी इम्प्योरिटीज से जो बैक्टीरिया पनपते हैं उन सबको खा जाते हैं। और अगर हमने बैक्टीरियोफेज वायरस खा लिया तो हमारे बॉडी में जो हमारा सलाइवा में जो एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज, या सलाइवा की pH 6.8 होती है, या हमारे स्टमक में जो HCl होता है, वो इनको खा जाते हैं। तो हमारे लिए तो ये सही है, खराब नहीं है, हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, तो आपको याद कहते हैं ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो कितने टाइप के वायरस होते हैं, 3 टाइप के। इसका एग्जाम्पल अगर आपको लेना है तो इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं आप मैक्रोफेज वायरस, और यही कहाँ पाए जाते हैं, गंगा वाटर में, गंगा जल में पाए जाते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। अब हम यहाँ पर कौन सी डिजीज पढ़ रहे हैं, तो हम एनिमल डिजीज पढ़ रहे हैं। मतलब हमें कौन से वायरस पढ़ रहे हैं, हमें कौन से वायरस पढ़ने हैं, हमें एनिमल वायरस पढ़ने हैं। मार्कर फिर से इंक गायब हो गई, भर दो। तो हमें यहाँ पर कौन से पढ़ने हैं,
एनिमल वायरस। तो सबसे पहली वायरस डिजीज आप लिख सकते हैं HIV एड्स। HIV एड्स, और HIV एड्स तो मैंने आपको पढ़ाया भी है, पढ़ाया है ना HIV एड्स। चलो एक बार मैं तुरंत रिपीट कर देती हूँ, आप पढ़ तो वहीं से लेंगे, आपने नोट्स बना लिए होंगे पढ़ने वाले बच्चों ने, और नहीं पढ़ने वालों ने तो मैं चाहे कितनी बार पढ़ा दूं उनको वैसे ही समझ में नहीं आएगा, है ना। तो HIV एड्स, पहला बीमारी कौन सा है आपका? HIV एड्स। अब देखो मैंने क्या क्या क्वेश्चन बताए थे आपको HIV एड्स से। पहली बात मैंने बताया था HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है मैम? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। मैंने बताया था ह्यूमन इम्यूनो वायरस नहीं करना है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस करना है। दूसरा, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सबसे पहले किस कंट्री में आया था? USA में। इंडिया में कब आया था? तो मैंने बता चुकी हूँ आपको, सारे पॉइंट ये लिखवा चुकी हूँ, इंडिया में कब आया सब कुछ पॉइंट याद रखना, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि जो HIV वाले वायरस हैं वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मैम ये किस, बताइए जरा किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, जल्दी बताओ HIV वायरस किस फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद मैंने बताया था कि जो HIV वायरस है इसको क्या चाहिए? इसको ब्लड चाहिए। ये सिर्फ किस मीडियम में सरवाइव करते हैं? ब्लड में। और ब्लड में क्या खा जाते हैं आपकी? WBC, या फिर आप बोल सकते हैं WBC में जो लिम्फोसाइट होती हैं वो T लिम्फोसाइट भी खा सकते हैं। ये WBC का ही टाइप होता है लिम्फोसाइट, तो ये लिम्फोसाइट खा जाते हैं। हाँ, ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? सही आंसर दिया, किसने दिया है? हाँ, रेट्रो फैमिली से। मैंने लिखवाई थी, इनकी फैमिली कौन सी होती है? रेट्रो फैमिली होती है। ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ इसीलिए मैं वापस नहीं लिख रही हूँ। फिर मैंने बताया था HIV एड्स के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? एलिसा। एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। खाते क्या है? WBC। WBC में मेन कौन सी खाते हैं? T लिम्फोसाइट खाते हैं। इसीलिए जिस इंसान का HIV एड्स होता है उसका इम्यूनिटी क्या हो जाता है? लो हो जाता है। फिर HIV एड्स वाले को ड्रग कौन सी दी जाती है? मैम ने पढ़ाया था AZT, एजिडोथाइमिडीन, एजिडोथाइमिडीन। हाँ, USA में 1981 में आया था और इंडिया में 1986 में आया था, ठीक है। मुझे लगता है ये सब आप सारे आपको याद हो गए होंगे। वो कैंसर के लिए की जाती है आशीष विद्या, या फिर एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाने के लिए, देखने के लिए कि एंटीबॉडी बन रही है या नहीं बन रही है, उसके लिए भी करते हैं। चलो, ये आप सबको मुझे लगता है सारे बच्चे ये बता देंगे, तो मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है HIV वाला, क्योंकि मैं पीछे पढ़ा चुकी हूँ, बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट आपको लिखना है डेंगू। नेक्स्ट लिखनी है डेंगू। नेक्स्ट वायरस में बीमारी है आपकी डेंगू। वैसे डेंगू नहीं होता है, डेंगू होता है, और डेंगू को हिंदी में लिखना है हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़ बुखार। देखो, अब डेंगू किसकी वजह से होता है? तो मैम आपने दो चीजें बताई थी, एक होता है पैथोजन, जिसको हम क्या बोलते हैं? रोगजनक। जो मेन हमको डिजीज कोज करता है उसको बोलते हैं पैथोजन। और डेंगू किसके कारण होता है? किस पैथोजन की वजह से? तो एक मैम अरबो वायरस, अरबो विषाणु, अरबो वायरस, ठीक है। और ये इसका वेक्टर कौन होता है? तो मैम मच्छर होता है। और मच्छर कौन सा? तो फीमेल एडीज इजिप्टी, फीमेल एडीज इजिप्टी। और इसको कौन सा मॉस्किटो कहते हैं? नहीं, आई आएगा, इजिप्टी में आई आएगा। इसको टाइगर मॉस्किटो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये वेक्टर है, वाहक है, मतलब हमें ये मच्छर काटेगा, फीमेल एडिस इजिप्टी, तो हमारे बॉडी में कौन सा वायरस आएगा? अरबो वायरस। और अरबो वायरस क्या खाता है?
तो अरबो वायरस मेनली प्लेटलेट्स खा जाता है और प्लेटलेट्स में इन्फेक्शन हो जाएगा तो हमारी क्या डाउन हो जाएंगी। इस बीमारी के लक्षण क्या क्या होते हैं, एक तो बहुत तेज बुखार होगा, हाई फीवर होगा इंसान को, दूसरा हड्डियों में बुखार रहता है, हड्डियों में मसल्स में दर्द रहता है, तीसरा आपको याद रखना है कि प्लेटलेट्स क्या हो जाती हैं, डाउन हो जाती हैं, प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। तो मेनली ये किस सिस्टम को अफेक्ट करता है बीमारी, एक तो हमारे जॉइंट्स में हड्डियों में दर्द रहता है और हड्डियां किस सिस्टम में आती हैं, स्केलेटल सिस्टम में, कंकाल तंत्र में, दूसरा प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। प्लेटलेट्स कहाँ पड़ा था, ब्लड किस सिस्टम में आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो ये बीमारी सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब परिसंचरण तंत्र और कंकाल तंत्र दोनों को प्रभावित करती है। इट इफेक्ट्स ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, इतना आपको डेंगू में याद रखना है। अरबो वायरस और फीमेल एडिस इजिप्टी की वजह से होता है। नेक्स्ट है आपका पोलियो। पोलियो वाले वायरस का नाम कुछ नहीं होता है, बस पोलियो वायरस की वजह से ही होता है। नेक्स्ट है आपका पोलियो। और पोलियो डे कब मनाते हैं, हर संडे को मनता है मैम। नहीं, मेल मॉस्किटो भी करते हैं, बट होता क्या एक्चुअली, फीमेल मॉस्किटो का इम्यून सिस्टम वीक होता है तो इजीली फीमेल मॉस्किटो के अंदर ये जो इन्फेक्शन होते हैं, जो ये वायरस वगैरह होते हैं, वो फीमेल मॉस्किटो के अंदर इजीली अडेप्ट हो जाते हैं वो। ठीक है, हाँ, जिलेटिन खाना चाहिए, प्रोटीन। देखो पोलियो किसकी वजह से होता है, तो पोलियो वायरस की वजह से ही होता है, पोलियो वाले वायरस की वजह से ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको याद होनी चाहिए एक बात, क्या कि जो पोलियो वाला वायरस है ये कहाँ कहाँ रहता है, तो ये एयर के अंदर भी रहता है, ये पानी के अंदर भी रह लेता है। ठीक है, और ये वायरस जब आएगा तो ये क्या करता है, जो हमारे लेग्स के न्यूरॉन हैं, जो हमारे पैरों वाले न्यूरॉन्स होते हैं, पैरों के अंदर मसल्स होती हैं, मसल्स का काम क्या होता है, मैम पढ़ा चुकी है, मूवमेंट का काम होता है ना। मसल्स क्या करती हैं, मूवमेंट का काम करती हैं। और दूसरा हमारे जो बैकबोन के न्यूरॉन होते हैं, रीढ़ की हड्डी के न्यूरॉन, पैर या बैकबोन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, और कहाँ के न्यूरॉन, तो आपको याद रखना है मसल्स के न्यूरॉन। तो मसल्स के न्यूरॉन क्या हो जाते हैं, इसमें डैमेज हो जाते हैं। ये जो पोलियो वायरस है ये कहाँ के न्यूरॉन्स खत्म कर देता है, तो पैर और जो रीढ़ की हड्डी में जो मसल्स के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो जब पैर और बैकबोन की मसल्स के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो पैर और आपकी जो बैकबोन है उसके स्टिमुलेशन हमारे ब्रेन तक नहीं जाएंगे, क्योंकि ब्रेन की यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन। तो जब आप ब्रेन का अब लेग और बैकबोन पे जब कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं बचेगा तो लेग और बैकबोन में क्या हो जाएगा, आपके पैरालाइसिस होने का चांसेस बढ़ जाएगा। उसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं, लकवा। मतलब बैकबोन और जो पैर वाला पार्ट होता है वो मुड़ सकता है, या मतलब उसमें हलचल नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगा, और उसी को हम क्या बोल देंगे, पैरालाइसिस या लकवा का नाम दे देंगे। ठीक है, बता देंगे ये सारे के सारे आप। ये होता है आपका पोलियो। नेक्स्ट है रेबीज। नेक्स्ट बीमारी का नाम है रेबीज। और रेबीज किसके काटने से होता है, कुत्ते के काटने से। रेबीज देखो, रेबीज के पैथोजन कौन होता है, पैथोजन का मतलब होता है रोगजनक, जो मेन आपको बीमारी करता है। तो रेबीज का अगर पैथोजन पूछा जाए तो वो होता है रेबडा वायरस।
रेबडा वायरस, रेबीज एक वायरस से होती है। और इसका वेक्टर कौन होता है, इसका वाहक कौन होता है, तो एक तो बंदर होता है, बंदर के काटने से भी हो सकता है, और एक बिल्ली, और दूसरा तीसरा होता है मंकी कैट, और तीसरा क्या हो गया आपका डॉग, मेनली डॉग होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही आपको कुत्ते ने काटा तो अब क्या होगा, जहां पर भी काटा है इसके लक्षण क्या क्या होंगे, जिस पोर्शन पे आपको काटा है वहां पर क्या आएंगे, रेबडा वायरस आएंगे। और रेबडा वायरस क्या होते हैं, एक तो इनका नेचर होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है पानी से दूर भागना। ठीक है, दूसरा इसके लक्षण होंगे जहां पे जिस पोर्शन पे काटा है वहां के न्यूरॉन्स खत्म हो जाते हैं, न्यूरॉन्स खराब हो जाते हैं। और तीसरा क्या होगा, तो मेंटली इल हो जाता है इंसान, मेंटली इल मतलब न्यूरॉन्स खत्म हो गए तो मेंटली इंसान मानसिक तौर पे कमजोर हो सकता है। तो ये होते हैं आपके रेबीज का। हाँ, पानी से डर लगने लग जाता है, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है पानी से दूर भागना। ठीक है, पानी से दूर भागना, क्योंकि ये जो रेबडा वायरस होते हैं ये पानी के अंदर और ज्यादा एक्टिवेट होता है, बहुत ज्यादा। ये आपका रेबीज। नेक्स्ट है आपका स्मॉल पॉक्स, जिसको कहा जाता है छोटी माता। नेक्स्ट है आपका छोटी माता, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स देखो, ये किसकी वजह से होती है, इसके पैथोजन का नाम क्या होता है, रोगजनक। ये होता है वेरिसोला जोस्टर, इसका बहुत बार नाम पूछा गया है एग्जाम में, वेरिसोला जोस्टर। और मेनली ये कहाँ रहती है, इसका पैथोजन जो है वो एयर में ज़्यादा रहता है, और सलाइवा में भी रह सकता है, लार में भी रह सकता है। और ये कम्युनिकेबल डिजीज होती है, ये याद रखना है आपको, इट इज़ ए कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक बीमारी है ये। और इसमें क्या हो जाते हैं, इसके लक्षण तो पता ही है आपको, किस सबको छोटी माता हुई होगी ना। एक तो आपकी स्किन के ऊपर रेड रेसेस से बनने लग जाते हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं पीलिका, पीलिका बनना स्टार्ट हो जाती है। बहुत तेज बुखार रहता है, तेज बुखार रहता है, मसल्स में दर्द रहता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है ना, और जो आपकी हड्डियां होती हैं उनमें भी दर्द होने लग जाता है। ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। और बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाती है हमारे शरीर में, ये पिलिका मतलब रेड स्पॉट बनने लग जाते हैं, रेड स्पॉट, उसी को पिलिका बोला जाता है हिंदी में, है ना। इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। इसका ये बहुत बार, ये वेरिसेला जोस्टर बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। हाँ, जब मैं डिजीज़ पढ़ाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी बीमारियाँ हो गई हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे बीमारियाँ हो गई हैं। जब मैं डिजीज़ पढ़ाती हूँ तो मुझे खुद के लगता है कि मुझे बीमारियाँ हो गई हैं। चलो, इतनी आपको वायरस में पढ़नी है, ठीक है। ये आपकी वायरस डिजीज। नेक्स्ट आपको पढ़नी है कौन सी, फंगल डिजीज, कवक जनित बीमारी, फंगल डिजीज। फंगल डिजीज, कवकों की बीमारी, ऐसी बीमारी जो किससे हो, कवक से हो, कवक से होने वाली। एक बात याद रखना, जो फंगस होते हैं वो मेनली हमें स्किन में डिजीज करते हैं, स्किन में इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है।
कवकों से जो मेन बीमारियां होती हैं वो स्किन वाली डिजीज होती हैं। आपको याद रखना है, जब भी हमारी स्किन में इन्फेक्शन होता है वो मेनली उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन सा इन्फेक्शन होता है? फंगल होता है। ठीक है, सबसे पहला है रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म किसको कहा जाता है? दाद। दाद, तो दाद कहाँ होता है? स्किन पे होता है। अब आपसे पूछेगा कि इस दाद का पैथोजन कौन होता है? इस दाद का पैथोजन का मतलब है रोगजनक। कहने का मतलब है किस फंगस की वजह से आपको रिंगवॉर्म होते हैं। तो आपको बताना है ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन लुम्ब्रिकोडाई, ट्राइकोफाइटोन लुम्ब्रिकोडाई एक फंगस का नाम, और फंगस के ऐसे ही नाम होते हैं। और ये फंगस कहाँ रहता है? हवा में रहता है, एयर में। तो आपको आपकी स्किन पे आके आपको ईचिंग होके, और वहाँ पर जिस एक स्पॉट बन जाएगा पर्टिकुलर, वहाँ पर आप ईचिंग करोगे तो ऐसे अजीब से दाने से पड़ जाते हैं और फिर उनसे ब्लीडिंग आने लग जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी बीमारी को हम क्या कहा जाता है? तो रिंगवॉर्म ट्राइकोफाइटोन लुम्ब्रिकोडाई नाम के फंगस से होती है। नेक्स्ट है स्कैबीज। यहीं पे लिख लो स्कैबीज। स्कैबीज को हिंदी में कहा जाता है खाज। खाज, ठीक है। इसके पैथोजन का नाम क्या है? एस्केरस स्कैबीज। इसके पैथोजन का नाम क्या होता है? एस्केरस स्कैबीज। अब खाज क्या होता है? तो आपको क्या बताऊं मैं? खाज होता है, बताइए आपको खाज क्या होता है? इसमें बताने वाली क्या बात होती है? अरे ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं आप? सरकार वरकार ये फालतू की बातें मत करो यहां पर। नेक्स्ट लिखिए इसके बाद। नेक्स्ट है यहां पर अस्थमा। अस्थमा, दमा रोग। देखो अस्थमा दो टाइप पे होता है, दो टाइप से हो सकता है। पहला होता है अस्थमा, किसकी वजह से होता है अस्थमा? तो अस्थमा हो सकता है धूल मिट्टी के मॉलिक्यूल जाने से। और दूसरा रीजन क्या होता है अस्थमा, जिसको हिंदी में बोलते हैं दमा रोग। दमा रोग ये एक फंगस के इन्फेक्शन से भी हो सकता है। कौन सा फंगस? तो इसका नाम होता है एस्प्रीजिलस, एस्प्रीजिलस फ्यूमिगेटस, फ्यूमिगेटस। तो इस फंगस से भी आपको क्या हो सकता है? अस्थमा हो सकता है। ये कहाँ रहता है? ये एयर के अंदर रहता है, हवा के अंदर। आपने एयर ली, एयर कहाँ से ली आपने? नोज से। नोज के बाद कहाँ जाएगा? आपका श्वास नली में, विंड पाइप में जाएगा, और धीरे 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 आकर ये फंगस यहाँ जम जाता है। ऐसे धीरे धीरे ये जो विंड पाइप की इंटरनल वॉल्स होती हैं इनमें जम जाता है क्या? तो ये फंगस कौन सा? एस्प्रीजिलस फ्यूमिगेटस। और फिर क्या होगा? फिर धीरे धीरे इंसान को सांस लेने में दिक्कत होगी। सांस लेने में दिक्कत होगी मतलब किसके ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होगी? ऑक्सीजन। तो फिर वो क्या रखेगा? एक छोटा सा वो इनहेलर रखता है, जिसके अंदर कौन सी गैस होती है? ये मैं पढ़ा भी चुकी हूँ आपको केमिस्ट्री में, या ऑक्सीजन सिलेंडर। तो मैम ऑक्सीजन प्लस हीलियम, ठीक है। ये आपको अस्थमा में याद रखना है। अस्थमा दो तरीके से हो सकता है, या तो धूल मिट्टी के पार्टिकल से हो सकता है, या एक फंगस के इन्फेक्शन से भी क्या हो सकता है। तो आपको क्या बात क्या याद रखना है? तो वो भी हो सकता, फंगस के इन्फेक्शन से भी हो सकता है। नेक्स्ट है एथलीट फीट। नेक्स्ट है एथलीट फीट। एथलीट फीट ये भी एक फंगल डिजीज होती है। किसकी वजह से होती है? टीनिया पेडिस नाम के फंगस की वजह से होती है। टीनिया पेडिस नाम के, हाँ टीनिया
TIUS होगा, टीनिया पेडिस नाम के फंगस से, है ना। और इसमें क्या हो जाते हैं, इसके दो मतलब इंसान के जो घुटनों के नीचे के पैर होते हैं तो दोनों पैर फूल जाते हैं, दोनों पैर फूल जाते हैं, मतलब पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाते हैं। स्वेलिंग ऑन बोथ लेग्स, दोनों पैर फूल जाते हैं। पैरों का मोटा होना। संदीप मैंने आपका ले लिया है क्वेश्चन, आप लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, आप सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। स्वेलिंग हो जाती है दोनों पैरों के अंदर। नेक्स्ट लिखो, एक और लिख लो, डेंड्रफ। जो डेंड्रफ होता है ना हमारे बालों में, और डेंड्रफ की वजह से आपके बाल झड़ जाते हैं तो आप गंजे हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं बाल्डनेस, गंजापन। तो गंजापन मतलब डेंड्रफ। डेंड्रफ गंजापन किसकी वजह से होता है, एक फंगस की वजह से भी हो सकता है। इसका नाम होता है टीनिया कैपेटिस, कैपेटिस। ये डेंड्रफ है आपका, डेंड्रफ का नाम है। डेंड्रफ भी क्या होता है, एक फंगस होता है। एलिफेंट लेग फंगस डिजीज नहीं होती है, एलिफेंट लेग तो एक प्रोटोजोआ डिजीज होती है। हाँ, अस्थमा ठीक भी हो सकता है। अरे बताऊंगी अभी, आबिद आबिद मैंने ले लिया आपका क्वेश्चन, अभी बताऊंगी, ठीक है। ये आपको इतनी फंगल डिजीज याद रखनी है। नेक्स्ट आती है प्रोटोजोआ डिजीज। नेक्स्ट कौन सी बीमारी आती है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां। और प्रोटोजोआ क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। प्रोटोजोआ डिजीज, सेम नाम हिंदी में है, प्रोटोजोआ बीमारी, प्रोटोजोआ डिजीज। एक बोल रहे हैं मैम ट्रिक बता दो, ट्रिक कुछ नहीं होती है, 2-4 बार याद करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगी, ट्रिक नहीं होती है कुछ भी। देखो, प्रोटोजोआ डिजीज में सबसे पहली होती है मलेरिया। मलेरिया याद रखना है आपको, एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। मैम वर्ड्स की टर्मिनोलॉजी बहुत टफ है, कैसे याद करें। तो बेटा शिवम अब तो याद करने ही पड़ेंगे। अब मतलब मैं क्या बताऊं, इसका कोई ट्रिक नहीं है, वर्ड्स कैसे याद होंगे, वो 2-4 बार पढ़ो, 1-2 बार अपने हाथ से नोट्स बना लो, याद हो जाएंगे। डेंड्रफ को कैसे हटा सकते हैं, सिट्रिक एसिड यूज करके, नींबू विंबू यूज करो, हट जाएगा, ठीक है। देखो, मलेरिया किससे होता है, मल का मतलब होता है बैड, एरिया का मतलब होता है एयर, मतलब ये प्रोटोजोआ कहाँ रहता है, बैड एयर में रहता है, खराब हवा में रहता है, ठीक है। और इसका पैथोजन क्या होता है, तो पैथोजन रोगजनक क्या होता है, एक प्रोटोजोआ होता है, कौन सा प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। और ये प्लाज्मोडियम किसके अंदर रहता है, वो इसका वेक्टर हो जाएगा, वाहक। तो कौन होती है, फीमेल एनाफ्लीस, फीमेल एनाफ्लीस, एनाफ्लीस मच्छर, मच्छर का नाम है। और ये क्या करेगा, तो मलेरिया में क्या होता है, बुखार होता है, सर में दर्द होता है, सर दर्द होता है, और प्लस आपके प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, प्लेटलेट्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और मलेरिया डे कब मनाते हैं, 24 अप्रैल। नेक्स्ट है आपका दूसरा स्लीपिंग सिकनेस या अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, एक ही बात होता है। दूसरा है स्लीपिंग सिकनेस, हिंदी में होता है बहुत नींद आने वाली बीमारी, बहुत ज्यादा नींद आने वाली बीमारी, बहुत नींद आती है इंसान को। इसमें अगर आपसे पूछे पैथोजन कौन होता है, इसका रोगजनक कौन होता है, तो आप आंसर क्या देंगे, इसका रोगजनक कौन होगा, ट्रिप्नोसोमेना, ट्रिप्नोसोमेना, ठीक है। और इसका वेक्टर कौन होता है,
तो एक मक्खी होती है, कौन सी मक्खी? सी फ्लाई, सी फ्लाई, सी फ्लाई। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा मैम, काफी क्वेश्चन साइंस के लग रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि प्रोटोजोआ बीमारियों को आपको कैसे याद रखना है, जिस बीमारी के एंड में मतलब रिया आ जाए, जैसे फिलेरिया, जैसे आप बोल सकते हैं मलेरिया, तो ये सब किससे होती है? प्रोटोजोआ से होती हैं। इसमें मेनली आपका कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है? तो इसमें ब्रेन के न्यूरॉन्स भी खत्म हो सकते हैं, ब्रेन भी खराब हो सकता है, दिमाग खराब हो सकता है इंसान का। ठीक है, तो ये आपका स्लीपिंग सिकनेस हो गया। नेक्स्ट है फिलेरिया या फिर एलिफेंटाइसिस, या फिर एलिफेंटाइसिस। एक पैर सूजकर हाथी जैसा होना, एक पैर सूजकर हाथी जैसा हो जाना। एलिफेंटियसिस हिंदी में कहा जाता है हाथी पांव बीमारी, हाथी पांव बीमारी। एक पैर में सूजन आकर हाथी जैसा हो जाता है। अगर पूछे पैथोजन कौन होता है, तो आपको क्या बताना है? वुचेरिया ब्रोंकोफ्टी, वुचेरिया ब्रोंकाफ्टी, ब्रोंकाफ्टी। और सिम्टम्स, एक पैर सूजकर हाथी जैसा हो जाता है। ठीक है, यह आपका याद रखना है। हाँ, विचेरिया ब्रोंकाफ्टिस, ब्रोंकाफ्टी लिख लो, बस इतना याद कर लो तो भी बहुत होगा। अरे प्लीज यहां पे पढ़ाई कर लीजिए, यहां पढ़ाई करने आए हैं, यहां पर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करने नहीं आए हैं। बार बार मत बोलिए। ये बीमारियां आपको किस में पढ़नी थी इतनी सारी? ये आपको इन्फेक्शियस डिजीज में पढ़नी थी। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, वो बीमारियां जो इन्फेक्शन से नहीं होती हैं, किससे हो जाती हैं? जो कोई केमिकल से या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस होने से हो जाती हैं। तो आपको लिखना है नेक्स्ट नॉन इन्फेक्शियस बीमारी या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। दोनों सेम होती हैं। अच्छा, एथलीट फीट में क्या होता है देवाशीष, मैं बता देती हूँ। देखो एथलीट, इसमें मार्कर में इंक फिल करना। देखो एथलीट फीट में क्या होता है कि एथलीट फीट में दोनों पैर में सूजन आ जाती है। जो आपके घुटने के नीचे का पैर होता है उसमें दोनों में सूजन आ जाती है। बट अगर आपसे पूछे फिलेरिया में क्या डिफरेंस होता है, तो जो फिलेरिया होता है या एलिफेंटेसिस होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या कहते हैं, एक पैर में सूजन आती है और जो आपका घुटने से ऊपर वाला पार्ट होता है, थाई वाला पार्ट होता है, उसमें भी सूजन आ जाती है। बहुत बड़ा सूज के एक पैर हो जाता है, उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होते हैं। नेक्स्ट है मैम वन कोर्स and we miss you ma'am, you are great teacher. अनिल कुमार फ्रॉम आंध्र प्रदेश। अनिल कुमार, थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी आपका बैच खत्म होने वाला है, उसके बाद आप मुझसे नहीं मिल पाएंगे रोज और मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगी, है ना? तो बस हाँ, बहुत जल्दी सिलेबस खत्म होने वाला है। 3 से 4 क्लास में, हार्डली 3 से 4 क्लास में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा सर। उसके बाद मैं भी आपको मिस करूंगी और आई रियली होप कि आप भी मुझे मिस करें। हो जाएगा जल्दी। ये आपको, चलिए 2 मिनट रुकिए, पानी पी लूं।
उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये क्या पूछ रहे हैं? चिकन पॉक्स। अच्छा, चिकन पॉक्स, अरे चिकन पॉक्स भी स्मॉल पॉक्स जैसी ही बीमारी होती है, इसका भी पैथोजन सेम होता है, वेरिसोला जोस्टर ही होता है, यही होता है। बस इसके अंदर क्या हो जाता है, आपकी जो स्किन है उसके अंदर रेड ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं, रेड ब्लिस्टर बन जाते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है लाल रंग के छाले पड़ जाते हैं। इसी को भी चिकन पॉक्स ही कहा जाता है। स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स के जो आपके जो वायरस होते हैं वो सेम होते हैं, बस उनकी स्टेज अलग होती है। पहली स्टेज स्मॉल पॉक्स हो जाती है, दूसरी स्टेज चिकन पॉक्स हो जाती है, ठीक है। बाकी सेम है, बस वहां पर क्या होती है, यहाँ पर इन जो रेड ब्लिस्टर पड़े हैं इनके अंदर ये ईची हो जाते हैं। ईची का मतलब समझ रहे हैं कि मतलब इनमें खुजली आने लग जाती है, ठीक है। यही होता है चिकन पैक्स। अच्छा, अनिल कह रहे हैं व्हेन आई गेट जॉब आई विल मीट ऑल टीचर्स। ओके, आपका स्वागत है, बिल्कुल आए तो आप। मैम मेरी भी सुन लो। चलो अब पढ़े आगे। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, असंक्रामक रोग। देखो इसमें आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। सबसे पहला पढ़ना है आपको कैंसर। कैंसर, कैंसर को हिंदी में याद रखना है करक रोग। करक रोग, कैंसर को कहा जाता है करक रोग। देखो पहला आता है कि कैंसर की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी। और वो जीन या वो केमिकल जो कैंसर कोज करते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको ऑन्कोजीन कहा जाता है। उनको ऑन्कोजीन या कार्सिनोजीन कहा जाता है, कार्सिनोजेनिक जीन कहा जाता है, ठीक है। अब देखो कैंसर की जो प्राइमरी स्टेज होती है उसको आप नाम देते हैं ट्यूमर। ट्यूमर को हिंदी में गुर्द नाम दिया जाता है, गुर्द। अब ट्यूमर दो टाइप का होता है, एक होता है बेनाइन ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर। क्या बोल रहे हैं, WBC इंक्रीज होने से क्या पूछे जाते हैं? हाँ, WBC इंक्रीज होने से भी कैंसर हो सकता है। एक आप सही बोल रहे हैं, WBC इंक्रीज होने से भी कैंसर हो सकता है, या लाइसोसोम इंक्रीज होने से भी हो सकता है। देखो एक होता है बेनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर, देखो मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, ये होता है मोटाइल। मोटाइल का मतलब होता है मूवेबल। मूवेबल का मतलब है जो मूव करने वाला कैंसर होता है। और बेनाइन ट्यूमर का मतलब होता है नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब है जो मूव नहीं कर सकता, जो एक जगह हो गया, गांठ एक जगह ट्यूमर बन गया तो वही कैंसर होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं आप बैकबोन कैंसर, बैकबोन कैंसर। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं आप स्किन कैंसर, स्किन कैंसर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं आप ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन में जो ट्यूमर बनता है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। बट इसका एग्जाम्पल क्या है, ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर।
ब्लड कैंसर आपको पता ही है, ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन में काम आता है, सर्कुलेटरी ऑर्गन में पढ़ा है आपने, तो सर्कुलेट होता रहता है ब्लड, तो ब्लड के साथ ये मोटाइल हो जाता है कौन सा, मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, फिर आते हैं कि कैंसर के टाइम पर कौन सी दवाई देते हैं, तो मैम ने बताया था कौन सी एक ड्रग दी जाती है, टैक्सोल। कौन सी ड्रग दी जाती है, टैक्सोल, कैसिपटलिन। ठीक है, ये बीमारी का ये ड्रग दी जाती है। अब इसका इलाज क्या है, तो इसका इलाज क्या क्या हो सकता है, रेडियोथेरेपी से हो सकता है, इसका इलाज रेडियोथेरेपी से हो सकता है, या लेजर से हो सकता है, या कीमोथेरेपी से हो सकता है, कीमो करवाना पड़ता है। ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। कैंसर के टाइम पर सेल का कौन सा कंपोनेंट एक्टिवेट हो जाता है, लाइसोसोम, या WBC इंक्रीज होने वाली स्टेज को क्या कहा जाता है, ल्यूकेमिया, और ल्यूकेमिया होने से क्या हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है। ये सारा का सारा मैंने, हाँ आजकल माइक्रो रोबोट से भी होने लगा है, रोबोट के थ्रू जो चिप वगैरह बॉडी के अंदर ट्रांसफर करके, कोबाल्ट 60 से भी हाँ यूज करते हैं। एंटी कार्सिनोजेनिक मैंने बता चुकी हूँ, विटामिन C होता है। बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़कर एक गांठ सा, एक ट्यूमर सा बना लेती हैं। उसी ट्यूमर के अगली स्टेज को हम कैंसर का नाम दे देते हैं। यही सब कैंसर के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब आपको याद होने चाहिए। उसके बाद देखिए नॉन इन्फेक्शियस में नेक्स्ट आपकी जो डिजीज आती है वो आती है हाशिमातो डिजीज। हाशिमातो डिजीज बहुत बार आपने पढ़ा होगा एग्जाम में कि ये हाशिमातो डिजीज किस ग्रंथि की बीमारी है, किस ग्लैंड की डिजीज होती है, कौन सी ग्रंथि के अंदर हाशिमातो डिजीज होती है। तो थायराइड ग्रंथि का आकार अब नॉर्मल हो जाता है, थायराइड ग्लैंड जो होती है उसका साइज बढ़ जाता है, उसी स्टेज को हम हाशिमातो डिजीज कहते हैं। तो कभी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो कंफ्यूज मत होना, हाशिमातो डिजीज जापान में हुई थी सबसे पहले। तो आपके गले में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है थायराइड ग्लैंड। जब इसका साइज बढ़ जाता है, थायराइड ग्रंथि का जब आकार अब नॉर्मल हो जाता है, जब साइज बढ़ जाता है, तो उसी बीमारी को हम हाशिमातो डिजीज कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, हाशिमातो डिजीज। नेक्स्ट है मीना-माटा डिजीज। मीना-माटा डिजीज, मीना-माटा डिजीज क्वेश्चन आएगा, किस मेटल के मॉलिक्यूल से मीना-माटा डिजीज होती है। एक तो लेड और दूसरे मरकरी। मरकरी और लेड के मॉलिक्यूल से क्या हो जाते हैं, मीना-माटा डिजीज हो जाती है। तो इससे क्या होगा, मीना-माटा में बच्चे का लॉस ऑफ हियरिंग पावर, सुनने की क्षमता गायब हो जाती है, क्योंकि सुनने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। दूसरा लॉस ऑफ स्पीचिंग पावर, बच्चे के जो बोलने वाले न्यूरॉन्स होते हैं, जो सेंसेस होते हैं, वो भी गायब हो सकते हैं। तो बच्चा ना सुन पाएगा और ना बोल पाएगा। इसी बीमारी को बोलते हैं मीना-माटा डिजीज, मीना-माटा डिजीज। नेक्स्ट आता है इटाई इटाई। इटाई इटाई, इटाई इटाई सबसे पहले जापान में हुई थी ये भी। इटाई इटाई पूछा जाए किस मेटल के मॉलिक्यूल से होती है, तो आपको आंसर देना है कैडमियम। कैडमियम जिसकी रोड कहाँ लगाई जाती है, न्यूक्लियर रिएक्टर में, है ना, कैडमियम के मॉलिक्यूल से। और क्या हो जाता है, तो घुटनों में दर्द हो जाता है इटाई इटाई में, या कमर टेढ़ी हो जाती है इंसान की, बैकबोन में प्रॉब्लम हो जाती है, ये कुछ आपके आती है इटाई इटाई में। एक और लिखो, ब्लू बेबी सिंड्रोम। बच्चा नीला पड़ जाता है तो पूछता है कि खाने में कौन से पार्टिकल ज्यादा खाने से आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, बच्चा नीला पड़ने लग जाता है। जब आप खाने में नाइट्रेट अमाउंट ज़्यादा ले लेते हैं, नाइट्रेट फूड ज़्यादा खा लेते हैं, तो आपको कौन सी बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्योंकि नाइट्रेट फूड ऑक्सीजन की कैपेसिटी, जो आपका हेमोग्लोबिन है उसकी कैरी करने की जो कैपेसिटी होती है उसको डिक्रीज कर देता है। कौन, नाइट्रेट फूड में जो नाइट्रोजन का अमाउंट आपके बॉडी में आएगा, तो वो नाइट्रोजन का अमाउंट क्या करेगा, हेमोग्लोबिन की कैपेसिटी को कम कर देता है, जिसके अंतर्गत बच्चा नीला पड़ने लग जाता है।
घेंगा रोग, घेंगा अलग होता है, गोइटर होता है। गोइटर किसकी कमी से होता है? तो गोइटर तो आयोडीन की कमी से होता है, गोइटर, उसको घेंगा रोग कहा जाता है। नहीं, ये अलग होता है, इसमें तो थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है और ये आयोडीन की कमी से हो जाता है, गोइटर, ये आयोडीन की कमी से हो जाता है। ठीक है। हाँ, दिल में छेद होने से भी हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, क्योंकि वहां पर भी किसकी कमी हो जाती है? ऑक्सीजन की। ये पढ़ाया था ना मैंने, पहले पढ़ा चुकी हूं मैं। और नाइट्रेट फूड खाने से भी ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ये आपको इतनी डिजीज के बारे में पढ़ना था। मैंने आपको सारी बीमारियां पढ़ा दी जो कॉमन एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए। कम से कम मैंने 30-40 बीमारियां तो पढ़ाई दी होंगी, और कुछ मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम में पहले ही लिखवा दी थी। ऑस्टियोमलेशिया, टिटेनी और स्कर्वी, ये कुछ मैंने आपको, अनेमिया, तो ये वापस रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। करवाई थी ना। विटामिन में याद करो, विटामिन 6 की कमी से माइल्ड अनेमिया, परनीसियस अनेमिया, या मैग्लोब्लास्टिक अनेमिया, या ल्यूकेमिया, या लाइकोपीनिया, या सिकल सेल अनेमिया, है ना, या पोलीसाइथेमिया, ये मैं कुछ आपको पहले ही करवा चुकी हूँ बीमारियाँ। उसके अलावा मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम में बोन्स की बीमारी वहीं करवा दी थी मैंने। स्कर्वी बताया था, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है और नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ऐसी कुछ बीमारियां मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी थी, है ना। तो ये कुछ बीमारियां, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है, विटामिन डी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, रैकेट्स हो जाता है। ये कुछ मैंने आपको पढ़ा दी थी। और कल जिन बच्चों का एग्जाम है वो बच्चे आराम से अपना एग्जाम दे। लुकेमिया बता दिया बेटा मैंने, लुकेमिया कब होता है, ये सब पढ़ा चुकी हूं मैं। लुकेमिया ये बार बार थोड़ी पढ़ाऊंगी वापस आपको। जिन बच्चों का कल एग्जाम है वो अच्छे से एग्जाम देकर आए और आकर वापस मुझे बताएं भी, रिव्यू भी बताएंगे, मुझे बताएंगे कैसी उनका पेपर हुआ, कैसा नहीं हुआ। क्या पूछ रहे हैं आप? निखिल दैया क्या पूछ रहे हैं आप? मिसेस बता दो। अरे ये एक वायरस की डिजीज होती है, इसके अंदर क्या होता है, आपकी जो नाक के अंदर से पानी बहना स्टार्ट हो जाता है, जुकाम रहता है बहुत दिनों तक। गौतम क्या पूछ रहे हैं आप? एमसीक्यूज मिलेगा या नहीं मिलेगा? संदीप मैं देख लेती हूँ एमसीक्यूज अपलोड नहीं हुए हैं क्या। वो मैं, गौतम क्या कह रहे हैं, इतनी तेज पढ़ाती हैं समझ नहीं आया। इसको तेज कहाँ पढ़ाना है, ये इसको तेज पढ़ाना बोलते हैं क्या? इसको तेज पढ़ाना बोलते हैं क्या पागल? हाँ, वायरस का नाम पूछते हैं, बैक्टीरिया का नाम पूछते हैं, बिल्कुल। मैडम जॉब लगने के बाद जाऊंगा टाइम्स टीम कोचिंग से मिलने, बिल्कुल आइए आप। गौतम इसमें समझने वाला कुछ था ही नहीं, आप खुद से याद करोगे तो ही याद हो पाएंगे आपको। तो ही आपको याद हो पाएंगे अगर आप खुद से याद करेंगे। ये नाम मैं आपके दिमाग में थोड़ी ना बता सकती हूँ आपको याद कैसे होंगे। मेरे पास कोई ऐसी इलाज थोड़ी ना है कि मैं आपको दिमाग में फिट कर दूं ये। मैम एसडीएल क्या होता है? बेटा एसडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, हाई डेंसिटी वाले लिपोप्रोटीन्स या लाइपोप्रोटीन्स होते हैं। हाँ, एंडोक्राइन सिस्टम करवाऊंगी, क्यों नहीं करवाऊंगी, बताया तो है मैंने, एंडोक्राइन सिस्टम बचा है आपका, करवाऊंगी।
बिल्कुल करवाऊंगी। एंडोक्राइन सिस्टम, एनिमल डिजीज दोनों करवाऊंगी, एंडोक्राइन सिस्टम और एनिमल डिजीज दोनों करवाऊंगी। कल एंडोक्राइन सिस्टम ही करवाऊंगी। कल आपका एंडोक्राइन सिस्टम होगा और परसों आपका एनिमल किंगडम होगा। परसों आपका बायो का लास्ट क्लास होगा, बायो आपका परसों खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखनी है सारी बातें। क्या पूछ रहा है, मैम को बोलो जेनेटिक्स करवा दो। जेनेटिक्स कैसे करवा दूंगी, जेनेटिक्स जब पेपर में आती ही नहीं है तो। कहाँ पढ़ लिया आपने जेनेटिक्स, बताइए मुझे, किस एग्जाम में जेनेटिक्स आती है, जरा बताओ मुझे। ये क्या पूछ रहे हैं मैम, ह्यूमन न्यूरॉन की मैक्सिमम लेंथ 1 मीटर तक हो सकती है, 1 मीटर तक। आबिद इमाम, मैंने बता दिया है, आपका आंसर दे दिया है बेटा। ठीक है, तो आपका 1, 2 या 3 क्लास बचेगा, उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। शिवम, मैं व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं बना सकती बेटा, बट आप मैसेंजर पे, फेसबुक पे आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं अपने। मैम फर्स्ट क्लास सेल्फी लेंगे, मैम लास्ट क्लास में सेल्फी लेंगे। अच्छा ठीक है, बिल्कुल लेंगे। मैम आई गोट सेलेक्टेड इन एसएससी CHSL इन SSC 2017। कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके निखिल, कितने मार्क्स आ रहे हैं? कल एंडोक्राइन सिस्टम होगा, परसों एनिमल किंगडम होगा, और नर्सों में आपके छोटे मोटे चैप्टर, जो आपका एक तो बचा है प्लांट की डिजीज बची है वो करवा दूंगी, प्लांट रूट के बारे में पढ़ा दूंगी, है ना। ये परसों कुछ चैप्टर आपके क्लियर कर दूंगी। हाँ, एनिमल किंगडम से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। संदीप देखिएगा, मैंने वेबसाइट, संदीप आप एक काम करना, मुझे फेसबुक पे मैसेज करना, मैं आपको वहां लिंक भेज दूंगी, वहां भेज दूंगी मैं आपको लिंक MCQs का, सारे भेज दूंगी MCQ बायो और केमिस्ट्री के जितने मेरे पास हैं, या मैं अभी अपलोड करवा दूंगी वेबसाइट पे। डोंट वरी, अभी अपलोड करवा दूंगी संदीप, है ना, ज्यादा लोड नहीं लेना। जिन बच्चों का कल एग्जाम है वो बिल्कुल टेंशन नहीं ले, एकदम माइंड फ्री करके आप एग्जाम देकर आए, और ज्यादा मतलब एकदम वैसा स्ट्रेस में नहीं आना है। कोई ज्यादा स्ट्रेस में आने से हाइपर टेंशन हो जाएगा, जिसकी वजह से आप पेपर अच्छा नहीं कर पाएंगे। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है मेरा अच्छा पढ़ाया हुआ अच्छा है तो ठीक है। तो कल हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाएंगे, परसों आपको एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे, और नर्सों कोई छोटा मोटा चैप्टर बचा होगा तो वो करवा दूंगी। हाँ हाँ, मैं अपलोड करवा दूंगी। जो MCQs मेरे पास हैं, सेल का हो गया, एंडोक्राइन चैप्टर का हो गया, जो कुछ ज़्यादा ज़रूरी है वो सब मैं आपको अपलोड करवा दूंगी आज। डोंट वरी, सब करवा दूंगी, आप आराम से पढ़ाई कीजिए। मैम आपकी क्लास फिनिश होने के बाद हम आपको मिस करेंगे। मैं भी आप लोगों को, भले ही आप लोग कितने बदतमीज़ हो, आप लोग बदतमीज़ तो हैं, मुझे पता है 5-4 बच्चे तो बदतमीज़ हैं, और बहुत तुम लोग शैतान भी हो, पर मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करने वाली हूँ। जब भी मतलब 3-4 क्लास के बाद जब भी 5:30 बजेगा तो मुझे लगेगा कि मुझे साइंस स्पेशल में क्लास लेनी है। मैं भाग के आती हूँ, मैं ऑफलाइन में भी होती हूँ, जहाँ भी मैं क्लास लेती हूँ वहाँ से भाग के आती हूँ कि भाई 5:30 बजे मेरी क्लास होने वाली है। वो बच्चे मेरे को बहुत परेशान कर देते हैं, तो मैं भी आप लोगों को
बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ, बट मैं तुम लोगों के लिए दुआएं करूँगी भगवान से, मेरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं कि बहुत जल्दी आप सिलेक्शन लें और बहुत जल्दी आप मेरे कोचिंग का भी नाम रोशन करें, टाइम्स कोचिंग का भी, और किसी को बताएं आप कि हमने वहाँ से कोचिंग की थी तो हमारे बेसिक क्लियर हुए थे, या हमने वहाँ से साइंस पढ़ी, या हमने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, मैथ्स, इंग्लिश, XYZ, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमें भी बहुत आप लोगों की याद आएगी। जितने भी इस बैच में कुछ बच्चे लाइव तो बहुत कम बच्चे आते हैं, बट जो बच्चा ऑफलाइन पढ़ रहा है, इसमें हज़ारों जो बच्चे हैं इस बैच में जो एडमिशन ले रखे हैं मेरे बैच में, तो मैं हज़ारों सब बच्चों के लिए एक एक इंडिविजुअल सारे बच्चों के लिए मैं प्रे करूँगी भगवान से कि मेरे जो साइंस स्पेशल के जो बच्चे हैं वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएँ और बहुत जल्दी सेलेक्ट हो जाएँ। वो किसी भी जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, जिस भी एग्ज़ाम में आपका साइंस आने वाला है, वो सारे एग्ज़ाम के अंदर आप सेलेक्ट हो जाएं और बहुत जल्दी आप गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट ऑफिसर बने, और हमारे कोचिंग, हमारे इंस्टीट्यूट को भी आप दुआएं दें अच्छी। मैडम मैं पूरी ज़िंदगी आपको याद रखूंगा, अपने बच्चों को बताएंगे आपके बारे में। अरे बाप रे, तुम भी यार कितना, तुम तो सेंटी कर रहे हो मुझे ना। नहीं, जय विकास यहाँ आता ही नहीं है रविंदर शर्मा। है ना बेटा, कंपटीशन एग्जाम में इतनी साइंस नहीं पढ़नी होती है आपको, जितना मैंने पढ़ाया है उतना ही आपको पढ़ना है। ऐसे तो आप अगर विज्ञान पढ़ने लगोगे तो विज्ञान आप 10 साल में भी खत्म नहीं कर पाओगे। तो आप रोज रोज नए नए चैप्टर ढूंढ के मत लाया करो, ये सब एकेडमिक्स में पढ़ाया जाता है। शिवम अग्रवाल छतरपुर, थैंक यू मैम, आपका पढ़ाया हुआ एकदम अद्भुत है, अच्छा है, बहुत बढ़िया। अगर अद्भुत है तो मैंने जितना कवर करवा सकती थी मैंने अपना इस बैच में 100% दिया। जितना मैंने सिलेबस, मैंने कंपटीशन एग्जाम में जो कॉमन साइंस आती है, जनरल साइंस आती है, वो मैंने आपको सारा का सारा पढ़ा दिया है ना, सारा का सारा मैंने आपको पढ़ा दिया है। अच्छा, वैक्सीनेशन बता दूंगी, वैक्सीनेशन अभी तो गौतम कह रहे थे आपको समझ में ही नहीं आया, अब तुम कह रहे हो वैक्सीनेशन पढ़ा दो, है अब तुम कह रहे हो कि वैक्सीनेशन पढ़ा दो, अभी तो आपको समझ ही नहीं आया था पढ़ाया हुआ। अच्छा, आपको इंटरेस्ट आ गया बायो में, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। अगर इंटरेस्ट आ गया तो सारे क्वेश्चंस आप सही कर देना, ठीक है। थोड़े कुछ MCQs मैंने बनवाए, तैयार करवाए हैं, और तो मैं आज वेबसाइट पे अपलोड करवाती हूँ, वो भी आप लगाइए, है ना, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास का मतलब है कल मिलेंगे। और जिन बच्चों का पेपर है, तो बच्चों मैंने आपके पेपर से पहले 95% आपका सिलेबस करवा दिए। 100% तो बेटा कोई गारंटी नहीं लेता है, कोई भी नहीं करवाता है। 100% तो मतलब होता ही नहीं है 100%, क्योंकि भाई 100% मैं कैसे बोल सकती हूँ, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। बट मुझे लगता है कि जो जितने ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर थे वो मैंने आपके सब कवर करवा दिए। अब अच्छे से आप रिवाइज कीजिए और अच्छे से आप पढ़िए। हाँ, इसकी वैलिडिटी इंक्रीज करवा दूंगी मैं, इस बैच की वैलिडिटी मैं आपकी इंक्रीज करवा दूंगी, 1.5 से 2 महीने करवा देंगे, तो आप आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो आप आराम से। जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे कल, और कल जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो पढ़ लेंगे। गुड नाइट, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा। और जो बच्चे कल पेपर देने वाले हैं उनके लिए मेरी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत अच्छे से एग्जाम देकर आएँ और आकर मुझे क्वेश्चंस भी बताएं कि क्या क्वेश्चंस आए थे और क्या मतलब क्या आपसे हुए या नहीं हुए, ठीक है। कल मिलेंगे फिर। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।